नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। सैटरडे का सत्र और आखिरी 1.5 घंटे में हम उतर रहे हैं। क्या हो आपकी रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। शनिवार के दिन शेयर बाजार में रौनक कायम। निफ्टी 21,650 के करीब। बैंक निफ्टी में जोरदार खरीदारी। मिड कैप शेयरों में भी अच्छी तेजी। सरकारी कंपनियों में तूफानी तेजी कायम। 1.5% से ज्यादा चढ़ा निफ्टी का पीएसई इंडेक्स। 6% के उछाल के साथ वायदे का टॉप गेनर बना आईआरसीटीसी। साथ ही कोल इंडिया, कॉनकोर और आरईसी में भी जोरदार खरीदारी। रेलवे शेयरों में तूफानी तेजी जारी। आज फिर इरकॉन, आरवीएनएल, आईआरएफसी में 10 से 12% की तेजी। आईआरएफसी ने एक हफ्ते में दिया 55% का रिटर्न। मार्केट कैप 2.25 लाख करोड़ के निकला पार। और बाजार को पसंद आए कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे। तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 7.6% बढ़ा। ब्याज से आय में दिखी 16% की उछाल। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बिना बदलाव के 5.22 पर स्थिर। नतीजों के बाद स्टॉक में 2% की तेजी। अब आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों का इंतजार। अनुमान से कमजोर नतीजों के बाद एचयूएल करीब 3% फिसला। मुनाफा और मार्जिन फ्लैट। रेवेन्यू में गिरावट। 2% की वॉल्यूम ग्रोथ से भी निराशा। ओके, गुड आफ्टरनून। हफ्ते का आखिरी दिन फाइनली, और मार्केट में इस समय एक मिक्स कारोबार आप कहेंगे, लेकिन एक चीज़ है कि आज बैंकों में एक शानदार कमबैक है। बैंक निफ्टी और बैंकेक्स दोनों, अब बैंकेक्स की बात करनी होगी क्योंकि बैंकेक्स की एक्सपायरी है, तो इसके लिए दोनों में आज इस समय अच्छा मोमेंटम और करीब करीब 400 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में। और उसका एक मेन कारण है जो आज कोटक महिंद्रा बैंक ने आउट परफॉर्म किया। तो कोटक महिंद्रा बैंक के दम पर ये एक रिकवरी। और एक चीज़ क्लियर थी कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर से कि क्योंकि बॉटम का रेट था यहाँ पर और नंबर्स ख़राब नहीं थे, भले ही इतने अच्छे भी नहीं थे कि स्टॉक चल जाए, लेकिन नंबर्स ख़राब नहीं थे। आजकल बैंकों में इतना ही आ जाए तो काफ़ी है, जैसे हमने आरबीएल बैंक के केस में भी देखा था। बस नंबर्स ख़राब नहीं होने चाहिए, उतना काफ़ी है बॉटम के भाव पर। तो बड़ी रैली हुई और मिड कैप इंडेक्स में तो खैर है ही बड़ी रैली, और इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर भी है आज। निफ्टी आज थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि निफ्टी में कुछ मूविंग पीसेस हैं, जैसे आईटी, एचयूएल, रिलायंस, जहाँ से थोड़ा सा प्रेशर आया है, लेकिन नेट नेट निफ्टी एकदम फ्लैट 21,600 के आसपास। अच्छा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। ऑनेस्टली सुबह में मुझे नहीं लगा था कि इतना एक्शन निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगा। 400 पॉइंट, आई थॉट ठीक है एक और सत्र, कितना पार्टिसिपेशन आएगा, लेकिन लोगों ने हाथों हाथ लिया है और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर खूब ढूंढी है। कंसिडरिंग सोमवार को कारोबार बंद होगा, मंगलवार को ही अब हम मिलेंगे उस बड़े इवेंट के बाद, रणनीति क्या होनी चाहिए? आज की तेजी आप सुबह में मेंशन कर रहे थे, जो भी प्रॉफिट हो बुक करना है, वही स्ट्रैटेजी अपनाएं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली वही बुक भी करना है। और एक और चीज़ कि इंट्राडे में तो टेक्सचर सेल ऑन रैली का है, हालांकि उल्टा हो गया। मतलब बैंक निफ्टी में ज़्यादा वीकनेस थी, लेकिन आज बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आ गई। देखिए, मैं पहले निफ्टी पर आता हूँ। निफ्टी पर जो मेरी स्ट्रैटेजी है 21,720 जो पहला रेजिस्टेंस है आज का हाई, और ऑप्शंस के हिसाब से 21,764। 21,764 के ऊपर अगर आप बंद होने लगे तो ट्रेंड वापस न्यूट्रल होना शुरू होगा। जो नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है अब तक, वो वापस न्यूट्रल होना शुरू होगा। सौदे घर नहीं लेकर जाएं, क्लोजिंग से पहले कवर करें। और आज का सपोर्ट है 21,758, जो 578 सॉरी, जो आज का लो है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप कवर करके जाएं और ना पोजीशन ना लेके जाएं? मंडे को छुट्टी है, लेकिन ध्यान रखिएगा मंडे को छुट्टी सिर्फ हमारी है, मतलब क्योंकि वो भी हमारे खुद के रीजंस की वजह से। बाकी सारी मार्केट ट्रेड कर रही होंगी मंडे को बाकी सारी मार्केट्स ट्रेड कर रही होंगी। गिफ्ट निफ्टी भी ट्रेड कर रहा होगा मंडे को। उसके बाद ट्यूसडे को जब आप आएंगे तो किस तरीके के क्यूज होंगे पता नहीं, आईसीआईसीआई बैंक के कैसे नंबर्स आएंगे पता नहीं हमको। तो ये सब मूविंग पीसेस होंगे। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आज के आज आप सारे सौदे निपटा के जाएं। और एक चीज़, अभी कुछ टाइम के लिए स्टॉक्स में फोकस रहें। मिड कैप में देखिए, चाहे जो मर्जी कह लें, करेक्शन नहीं आ रही है, चल रहे हैं मिड कैप्स अभी भी, और पीएसयूज तो खास तौर से चल रहे हैं। तो जब वहाँ पर इतना पैसा बन रहा है तो फिर क्या ज़रूरत है? आज देखिए एक और स्टॉक बताता हूँ मैं, आईएफसीआई फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ नोवेयर आज वहाँ पे एक 18-20% की रैली आ गई। तो ये आपको अभी ट्रेड्स जो ना, ये यहीं खोजनी पड़ेंगी बेसिकली ब्रॉडर मार्केट में, स्पेशली पीएसयू बास्केट में। यहीं पर आपको सौदे मिलेंगे। अगर वो आईएफसीआई का चार्ट एक बार दिखा दें तो आपको दिखाई देगा किस तरीके का मूव यहाँ पर है। तो ये स्टॉक्स देखिए 20% के सर्किट पे। तो ऐसे ही आपको ढूंढने पड़ेंगे कुछ नए आइडियाज़। देखते हैं खैर, लेकिन क्लियरली कोटक के नंबर से एक और चीज़ सीखने को मिल रही है कि अब यहाँ से बैंक्स गिरेंगे अगर
नंबर्स वाकई में खराब होंगे जैसे HDFC बैंक के थे। अदरवाइज वैसे कोटक के नंबर्स जैसे हमने कहा कि कोई ऐसे स्पेक्टेकुलर नंबर्स नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उतना कंप्रेशन नहीं आया निम पे, क्योंकि वो उतना मतलब नंबर्स में ज़्यादा मिस नहीं था, तो मार्केट ने हाथों हाथ ले लिया स्टॉक 3 और प्लस बॉटम का भाव था, इसके लिए स्टॉक भाग गया। सेम हुआ था RBL के केस में। RBL के आज सुबह सुबह देखते समय लग रहा था प्री ओपन में कि स्टॉक 10% गिरेगा, लेकिन देखिए स्टॉक में रैली हो गई। तो वो ये पोजिशनिंग और एक्सपेक्टेशन, इसका एक इशू है यहाँ पर। ओके, तो ये फिलहाल ओवरऑल आपकी रणनीति, जो भी ट्रेड लेंगे, जहां पर भी पैसा कमा रहे हैं, आज के आज बुक करके जाए। जब मंगलवार को मिलेंगे ऑफ कोर्स एक फ्रेश अप्रोच के साथ, निफ्टी के फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी के लिए तैयारी होगी। चलिए लेकर आते हैं वो स्टॉक्स जहां पर ट्रेंड अच्छा तेजी का या फिर मंदी का बनता दिखाई दिया। ओवरऑल देखिए मार्केट का जो हाल है वो तेजी में ही है, स्ट्रेंथ है इस मार्केट में। कोल इंडिया PSUs में अच्छी खासी तेजी दिखाता हुआ 4% के गेंस। कोटक की हम बात कर ही रहे थे, 3% का इजाफा। इधर ICICI बैंक के नंबर्स का इंतजार है, 1.25% का इजाफा। अपोलो हॉस्पिटल्स हल्की बढ़त पर कर रहा है कारोबार, लेकिन इसके बियॉन्ड अगर आप देखिएगा तो IRCTC आज फिर भागा है, अपोलो टायर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स और साथ ही साथ REC में जोरदार तेजी बनती दिखाई दी है। मुनाफा वसूली कहाँ हुई है? HUL, क्योंकि वॉल्यूम्स और ओवरऑल जो पिकअप थी डिमांड में, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, वो नहीं दिखाई दे रही है। 3% का नुकसान। आज टेक्नोलॉजी काउंटर्स कुछ बैकफुट पर हैं। यहाँ पर TCS 1.5% नीचे, M&M में कुछ करेक्शन, नेस्ले में कुछ करेक्शन बनता दिखाई दे रहा है। मिड कैप साइड पर देखेंगे एबिट, OFSS में हल्की मुनाफा वसूली अब आ रही है, 35% भाग गया, तो जाहिर तौर पर मुनाफा बुक होगा। लॉरस लैब, इंडिया मार्ट, ये कुछ स्टॉक्स हैं, लेकिन दो बड़ी थीम्स हैं, और वो लार्जली एक बड़ी थीम है, वो है सरकारी कंपनियों की, और उसके बाद ऑफ कोर्स आपका रेलवे काउंटर्स, जहां पर आउट परफॉर्मेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस पर आगे डिटेल में बात करेंगे। बहरहाल हमारा पैनल एकदम तैयार है आपको मदद करने के लिए। सैटरडे आफ्टरनून SW कैपिटल के पंकज जैन से होगी बातचीत फंडामेंटल्स पर। टेक्निकल्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रशांत सावंत, शिल्पा राउत, अमित सेठ, नीलेश जैन और राजेश पालविया। 2:15 बजे सरकारी कंपनियों पर ही फोकस रहेगा। निमित शाह हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वैल्यूएशंस की पिक्चर कैसी है इस भरपूर तेजी के बीच, वो डेटा पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। 2:20 पर हमारे साथ जुड़ेंगे सेंको गोल्ड के MD और CEO शुभांकर सेन, और दरअसल इन्होंने राम से जुड़ी ज्वेलरी डिज़ाइन की है और बहुत खूबसूरत है, उससे भी पर्दाफाश होगा। डिमांड कैसी है, क्योंकि आजकल सब कुछ तो ऑफ कोर्स एक बाजार की नज़रें अयोध्या पर है, देश भर की रादर नज़रें अयोध्या पर है, और वहीं से जोड़ जोड़ के तार आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अब 2:30 बजे लक्ष्मण रॉय को फिर अयोध्या से जो राम में हो रहा है पूरा देश, ताज़ा तस्वीरें लेकर आएंगे कि क्या तैयारी वहाँ पर चल रही है, क्योंकि देखिए अब बस 1.5 दिन ही बाकी है उस प्राण प्रतिष्ठा के महा कार्यक्रम के लिए। एक मूड चेक वहाँ से लेकर आएंगे। 2:45 पर सुमित आपको बताएंगे कि कोलगेट, कोफोर्ज, ओबरॉय रियल्टी के नतीजे जो आएंगे आगे, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। फिर ऑफ कोर्स 2:50 पर इनावेस्ट PMS के पार्टनर हेड रिसर्च अनिरुद्ध गर्ग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डीलिंग रूम का जायजा लेंगे। BTST ट्रेड्स, STBT हर रोज की तरह वो आपके लिए लेकर आएंगे, और ऑफ कोर्स क्लोजिंग की रणनीति भी। ओके, चलिए फिर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं, और हमारा पैनल हमारे साथ तैयार है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी बताइए क्या ट्रेड होगी इस समय की? गुड आफ्टरनून। मेरा अभी का जो ट्रेड रहेगा वो मुझे पसंद है हिंडाल्को में। हिंडाल्को के फ्यूचर्स बहुत अच्छे लेवल्स पे है। यहाँ पे मुझे लगता है 562 63 पे बहुत ही ल्यूक्रेटिव लेवल्स हैं यहाँ पे फॉर टारगेट्स ऑफ 572 से 577 ऑन इमीडिएट बेसिस। इसके ऊपर मुझे लगता है 600 के लिए भी स्टॉक तैयार है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 555 का मेंटेन कीजिए। हिंडाल्को में एक अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं तेजी की तरफ बनाई जाए। हमारे साथ अब अमित सेठ भी हैं। अमित गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनु जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम इस समय का मेरा टॉप ट्रेड रहेगा BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इट्स क्लियरली काउंटर में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रांग है इसकी, एंड ओवरऑल इसका मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। 194.50 का इसका कैश में प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 191 का, और टारगेट्स रहेंगे लगभग 202 रुपए के। 202 के टारगेट के लिए BEL में एक मौका। प्रशांत सावंत भी हमारे साथ है। प्रशांत गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी अच्छा जी, अनुज जी गुड आफ्टरनून द पैनल। तो यहाँ पे JNFC मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आज लोअर प्राइस पे जब ये गया था
तो वहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है और ये करीबन 756 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक टाइम फ्रेम ऊपर जाके देखे वीकली पे तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 745, 745 और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 775, 775 के आसपास। जी, एनएफसी में एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए तेजी की इस समय बन रही है। पंकज जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आज क्या ट्रेड बांध रहे हैं? गुड आफ्टरनून। नमस्कार हर्षिता जी, नमस्कार अनुज जी। मैडम, हमारे को बेसिकली अगर हम देखें जो हमारे क्लाइंट्स को, हमारे को जो एक ब्रॉडर इशू आ रहा है कि वेदर टू प्ले ऑन द मोमेंटम और वेदर टू प्ले ऑन द वैल्यू बाय। और अभी हम आई थिंक वी आर चूजिंग द वैल्यू बाय। और हमारे को अगर हम देखें बैंकिंग सेक्टर में, अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस जो कि एक थोड़ा सा लगाड़ बना हुआ है आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड विद एचडीएफसी बैंक, आई थिंक पीएसयू बैंकिंग स्पेस हमारे को अभी भी काफी अट्रैक्टिव लगती है इन स्पाइट ऑफ 4-5% रन अप वी हैव सीन इन लास्ट कपल ऑफ डेज। ये हमारे को ऐसा लगता है कि ये स्पेस ऑन अ शॉर्टर टर्म बेसिस एंड इवन ऑन अ से मीडियम टू लॉन्गर टर्म बेसिस यहां से काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है। स्पेसिफिकली अगर बात करें से काउंटर्स लाइक पंजाब नेशनल बैंक, काउंटर्स लाइक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, काउंटर्स लाइक कैनरा बैंक, काउंटर्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा। और अगर इसमें हमारे टॉप 2 पिक्स की बात करें तो आई थिंक पीएनबी एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आई थिंक दीज आर 2 काउंटर्स वी आर प्रीटी एग्रेसिव एंड कंस्ट्रक्टिव ऑन इन स्पाइट ऑफ वॉलेटिलिटी हैपनिंग इन द बैंकिंग सेक्टर। और इसमें 2-3 कारण होंगे। और जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले 3-4 क्वार्टर में जो पीएसयू बैंक स्पेस में है, इनकी बैलेंस शीट काफी क्लीन हो गई है। दे बीन प्रीटी एग्रेसिव अबाउट देयर क्रेडिट ग्रोथ, फंड्स अवेलेबल है इनके पास, डिपॉजिट की इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है जितना हम प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में देख रहे हैं। और एक और जो ब्रॉडर इशू देखा गया, विच वी हैव बीन रियलाइजिंग, विच वी हैव बीन टॉकिंग ऑन screen at various platforms, what has happened in last 5-6 years of this current regime, जो क्वालिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट है दैट हैज बिकम प्रिटी गुड एंड एग्रेसिव। एक यंगर जनरेशन लॉट ऑफ टॉप मैनेजमेंट है, कॉन्टिन्यूटी है, स्टेबिलिटी है, एक लार्जर पीरियड उनको मिल रहा है। सो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए और मार्केट का मोमेंटम देखते हुए और ये मानते हुए कि मार्केट एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव फेज में है, आई थिंक पीएसयू बैंकिंग स्पेस स्पेसिफिकली स्क्रिप्ट्स लाइक पीएनबी एंड यूनियन बैंक ऑफ बैंक का जिक्र कर रहे हैं तो मैं नतीजे जो अभी अभी आ रहे हैं वो पढ़ देती हूँ। इस पर आप कुछ जोड़ना चाहें तो जरूर बताइएगा। ग्रॉस एनपीए में काफी सुधार है, ये 4.83% पर आ गया। मुनाफा आप गौर करें तो 2245 करोड़ से बढ़कर 3590 करोड़ पर आया, तो एक साइजेबल जंप दरअसल कंपनी के मुनाफे में साफ देखने को मिला है। तो 2 फिगर्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी का, दूसरा ऑफ कोर्स ग्रॉस एनपीए का, उसमें खासा इंप्रूवमेंट है। नेट प्रॉफिट अगर आप ध्यान दें लगभग 60% तक की ग्रोथ दिखा रहा है, तो बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस यूनियन बैंक का। ब्याज से आय की सिचुएशन कितनी इंप्रूव हुई है इस बीच, मार्जिन्स कितने स्टेडी और इंप्रूव हो रहे हैं, उसका भी जायजा हम लेंगे। लेकिन ये फिलहाल आपके लिए आंकड़ा पहला वाला आता हुआ मुनाफे का और ग्रॉस एनपीए। अच्छा, नेट एनपीए में भी कुछ सुधार है, 1.3% से घटकर ये 1.08% पर आया है। वहां पर भी सिचुएशन बेहतर ही आती हुई दिखाई दे रही है। ब्याज से आय के आंकड़े का इंतजार रहेगा, लेकिन कंसिडरिंग आपने स्पेसिफिकली स्टॉक को मेंशन किया पंकज जी, क्या आपको अंदाजा था कि 60% इस क्वार्टर में कंपनी अपने मुनाफे को बढ़ा पाएगी? प्रोविजनिंग भी इनकी घटी है, जहां पर दूसरे बैंकों की तरफ से कुछ प्रोविजनिंग बढ़ती हुई दिखाई दी थी। नहीं हर्षिता जी, आई वुडंट से कि हमें स्पेसिफिकली इस स्क्रिप्ट का अंदाजा था, बट broadly we have been talking to the people, we have been talking to the managements of various banks and we have been talking about talking with relevant people in this sector। और जो एक व्यू पॉइंट देखने को मिल रहा है कि ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिल रही है और रिकवरी काफी अच्छी हो रही है। आई थिंक जो एक लेजेसी इश्यूज चल रहे थे काफी सारे पीएसयू बैंक के साथ, आई थिंक काफी डिसेंट रिकवरी हो रही है। दैट रिकवरी कुड बी एट्रीब्यूटेड टू एक जो जनरल इकोनॉमिक ग्रोथ है। काफी सारे सेक्टर्स अगर हम देखें पिछले दिनों में से, समथिंग लाइक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जिस तरह से पिछले 2-2.5 साल में रिकवरी हुई है, समथिंग लाइक टेक्सटाइल सेक्टर जिस तरह से 2-2.5 साल में रिकवरी हुई है, समथिंग लाइक मेटल एंड स्टील। सो काफी पावर सेक्टर, आई थिंक पावर सेक्टर इज वन सेक्टर जहां पर मेरे को लगता है कि पीएसयू बैंक्स के काफी सारे फंड्स आई थिंक एक एनपीए की तरह या काफी सारे फंड ब्लॉक थे और उस सेक्टर में काफी रिमार्केबल रिकवरी देख रहे हैं। दैट रिकवरी इज टू बी कैरिड ऑन। आई थिंक आने वाले वक्त में और रिकवरी देखने को मिली। सो दीज आर 4-5 फैक्टर्स विच वर कंपेलिंग अस, या रादर विच आर कंपेलिंग अस कि हमारे को लगता है कि ये सेक्टर और भी बेहतरीन परफॉर्म करेगा। एंड आई एम नॉट सरप्राइज बाय गुडनेस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ यूनियन बैंक।
और मेरे को लगता है कि ऑन अ रिलेटिव बेसिस इस तरह की पॉजिटिविटी बाकी पीएसयू बैंक से भी देखने को मिलनी चाहिए। नहीं, अच्छे नंबर्स, काफी अच्छे नंबर्स यूनियन बैंक के, बढ़िया मजबूती के साथ इस समय कामकाज, अब 6% की मजबूती। ऐसी कुछ देर पहले आईडीबीआई बैंक के नंबर्स आए थे, उसका चार्ट भी स्क्रीन पर रख देता हूं। ये लीगेसी इश्यूज, बैलेंस शीट की क्लेंजिंग, ये सब एविडेंट है। आईडीबीआई बैंक का नेट एनपीए आपने ध्यान दिया हो पता नहीं, 0.34%। ये देखिए आईडीबीआई बैंक की आज की चार्ट। पहले एक काम करा जाए, यूनियन बैंक जिसकी बहुत डिटेल में चर्चा हुई, फंडामेंटली स्ट्रांग, नंबर्स बढ़िया, चार्ट्स पे। सावंत साहब क्या करोगे? यूनियन बैंक 6% ऊपर अब। जी आशीष जी, इनफैक्ट मैंने जस्ट कल ही एक पीएसयू बैंक्स पे मेरा नजरिया बताया था विद कैनरा बैंक एंड एसबीआई। मुझे लग रहा है ये जो छोटे मझोले बैंक्स है इनमें भी काफी अच्छा ट्रैक्शन है। अगर हम यूनियन बैंक स्पेसिफिक बात करें तो अभी भी 135 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस से खरीदा जा सकता है। एक बहुत बड़ा रेंज ब्रेकआउट फिर से आ रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर क्लोज भी हो जाए तो नेक्स्ट वीक कंफर्टेबली 155 160 के लेवल भी दिख सकते हैं। ओवरऑल काफी मोमेंटम है और मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस ऑलरेडी ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छे नंबर्स, फंडामेंटली लीगेसी इश्यूज पीछे और टेक्निकली साउंड। रखिए यूनियन बैंक को रडार पे। और आईडीबीआई बैंक जिसके नंबर्स मेंशन कर रहा था, धीरे धीरे और मोमेंटम पिकअप होता ही चले जा रहा है। सेठ साहब देखा आईडीबीआई बैंक, देखिएगा प्लीज। जी आशीष जी, आईडीबीआई बैंक में आज का जो हम ब्रेकआउट देख रहे हैं लगभग 71-72 के लेवल का, दैट इज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है, दैट इज अ गुड थिंग अबाउट इट। मुझे नहीं लगता है कि ये मोमेंटम यहाँ रुकेगा, इसमें काफी स्ट्रेंथ रहेगी, पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस लगभग 71 का रखें, इस पोजीशन भी थोड़ा पोजिशनल कॉल दे रहा हूँ, और 82 से 85 के टारगेट्स पॉसिबल है। गजब मूव। रखिए भाई इन सबको रडार पे। आईडीबीआई बैंक भी बहुत बढ़िया इस समय कामकाज करता हुआ। अब सरकारी बैंक से डिसीजन छिड़ी है, तो पंकज जी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डॉक्टर साहब थोड़ा लंबा चार्ट खोलिएगा, साल 2 साल जो दिखा सको, 3 साल दिखाइए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे क्या व्यू बन रहा है? आपने यूनियन बैंक की चर्चा करी थी, इस समय आपका सबसे फंडामेंटली स्ट्रांग आइडिया शायद वो होगा, पर कई सारे सवाल आते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर जब हम लोग रूबरू होते हैं, यूट्यूब लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरे ख्याल से वो बैंक है जो 5 या 6 क्वार्टर्स बैक टू बैक बेहद स्ट्रांग नंबर्स डिलीवर करते चले जा रहा है, और शायद इसीलिए स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ रहा है। एट 50-52 पंकज जी आप लोग बायर हो क्या? आशीष जी, जैसा मैंने ब्रॉडली कहा, आई थिंक आई विल नॉट कमेंट कि हम स्पेसिफिकली बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बायर हैं या नहीं है, बट ऑन अ ब्रॉडर स्केल आई अगेन रिएटरेट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे कि जितने भी ये छोटे मझोले पीएसयू बैंक हैं, रादर अगर इसमें मैं केविएट के साथ बोलूं, अगर हम देखें तो जो इनका रिंग लीडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मे बी दैट इज नॉट परफॉर्मिंग ऑल दैट वेल। जो रिटर्न ऑफ मनी की बात करें, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें, मैं विज विज इन्वेस्टमेंट इन स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं, तो शायद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज के दिन लगाड़ बना हुआ है। बट जितने भी ये छोटे मझोले बैंक हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वॉज रादर वन ऑफ द फर्स्ट बैंक जिसने एक क्लीन अप है, जिसने बेटर रिजल्ट्स दिखाने शुरू किए थे आज से 2-2.5 साल पहले। और स्क्रिप्ट के अगर हम देखें भी मूवमेंट पिछले 1.5-2 साल में 15-20 रुपए से ऑलरेडी 52-53 रुपए हो सकता है। वी आर प्रिटी कंस्ट्रक्टिव ऑन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हमारा ये मानना है कि जो छोटे बैंक्स हैं पीएसयू बैंक्स में, दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेटर बैंक्स। सो हमारी पॉजिटिविटी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ भी बनी रहेगी। एंड जैसा मैंने कहा कि जितने भी ये छोटे मटौले पीएसयू बैंक्स में टेक्निकली भी, आई थिंक हमारी टेक्निकल टीम इट हैज बीन कन्वेइंग अगेन एंड अगेन टू अस कि टेक्निकली काफी अच्छा बिल्डअप इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। एंड इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि यहां से थोड़े से व्हाट वी कॉल स्मॉलिश ब्लोआउट देखने को मिलता है। तो आई थिंक विद द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट आर फ्लोइंग इन, व्हिच स्टार्टेड विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ देम विल थ्रो गुड रिजल्ट्स, और यहां से अच्छा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए अगले 1-2 महीने में काफी सारे स्मॉलर पीएसयू बैंक में, इंक्लूडिंग बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सरकारी बैंक में मदर ऑफ ऑल बैंक्स, जैसे पंकज जी भी कह रहे थे, एसबीआई। अभी कुछ देर बाद हमारे सहयोगी निमेश जुड़ेंगे, हमने लाइनअप कर रखा है ना, वो सरकारी कंपनीज में जो गजब का मोमेंटम बना हुआ है। तो निमेश ने ब्यूटीफुली आज थोड़ी देर पहले आप ही के शो में 1 बजे शायद वो पिक्चर प्रेजेंट करी थी वैल्यूएशंस की, कहाँ हिस्टोरिकली रहते हैं, कहाँ इस तेजी के बाद खड़े हो गए। कंफर्ट नजर आएगा आपको सरकारी बैंक्स में आज भी, और उसमें भी एसबीआई में।
तो वैल्यूएशन वाइज तो कंफर्ट है, हिस्टोरिकल एवरेजेस के आसपास कामकाज कर रहा है। निमेश की बात कर ही रहा था मैं, बस स्टूडियो में जुड़ रहे हैं वो, आपसे कुछ ही देर बाद वो ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन आपके सामने आ जाएगा। फिर एक काम करा जाए, पालविया साहब, एसबीआई बातचीत करते करते तन्ना शुरू। अरे पालविया जी अभी जुड़े नहीं है, शिल्पा जी हैं क्या? मेरे सामने क्यों लिखा फिर आपने? शिल्पा जी एसबीआई देख डालिए जरा। जी एकदम, एसबीआई यहाँ पे अच्छे मूव के साथ तो है, लेकिन वी कांट फॉरगेट कि 645 पे इसका रेजिस्टेंस भी है। इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टारगेट्स ऑफ 680 टू 700। ये 645 पे बार बार एक सेलिंग प्रेशर आता है, तो थोड़ा यहाँ पे अभी के लिए आपको लॉन्ग लेना था, आप 625 के स्टॉप लॉस से फॉर टारगेट्स ऑफ 645 कर लीजिए। बट देन वहां पे यू हैव टू बी कॉशियस, एक बार प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं या फिर ट्रेल कर सकते हैं। इसके ऊपर सस्टेन करेगा देन अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपसाइड। 645 वो अहम स्तर रहेगा। 633 के आसपास इस समय कर रहा है स्टॉक कारोबार, और बहुत ही बढ़िया रन दरअसल स्टॉक ने अपने नाम कर लिया है। अब क्योंकि सरकारी बैंकों की बात हो गई, तो आपके लिए वो वैल्यूएशन पिक्चर सिर्फ सरकारी बैंक ही नहीं, इनफैक्ट सभी पीएसयू स्टॉक्स का आपके लिए पेश करेंगे। निमेश हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, क्योंकि यही एक क्षेत्र है जहां पर एक तरफा तेजी सिर्फ आज नहीं, इनफैक्ट पिछले पूरे साल रनअप काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। अब ओवरऑल वैल्यूएशन की सिचुएशन क्या लग रही है, निमेश जी बताइए। वेल जो अगर आप देखोगे 2023 में द ओनली थीम विच इज वर्कड, जो सबसे बड़ा थीम रहा है इट इज पीएसयू रहा है। लाइक अक्रॉस ऑल पीएसयू सभी स्टॉक्स बहुत बड़े हैं और बहुत बड़ी रैली भी हुई है। तो जस्ट एक बार एक ओवरऑल पिक्चर देखो 23 में पीएसयूज में क्या हुआ है। पीएसयू बास्केट सीपीएससी निफ्टी सीपीएससी बास्केट ने 81% रैली किया है 2023 में, और पूरे पीएसयू बास्केट ने एज अ बास्केट हैज एडेड 22 लाख करोड़, 22 लाख करोड़ का एडिशन हुआ है मार्केट कैप में फ्रॉम ऑल द पीएसयू स्टॉक्स पुट टुगेदर। जो पहले 35 लाख करोड़ का मार्केट कैप हुआ करता था, अभी ऑलमोस्ट 60 लाख करोड़ के आसपास का टोटल मार्केट कैप हो गया पीएसयू बास्केट का। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखोगे, 1/3 ऑफ द पीएसयू बास्केट 33 स्टॉक्स में देख रहा था, 100 में से 33 स्टॉक्स जिन्होंने रैली किया फ्रॉम 100% टू 300%। तो उस तरीके का इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी रैली हुआ है। 100 से 300% का स्टॉक्स का परफॉर्मेंस लास्ट एक साल में पीएसयू स्टॉक्स में रहा है। अगर अभी इंडिविजुअल सेक्टर्स को देखें तो पहला सेक्टर में ले रहा हूँ रेल पीएसयू, जो सबसे बड़ा थीम रहा है। पता नहीं ये रेलगाड़ी कहाँ जाके रुकेगी, राइट? बट अभी के लिए अगर आप देखोगे प्योरली फ्रॉम अ वैल्यूएशन, IRCTC अभी कोट कर रहा है 55 टाइम्स पे। चलो वो तो पहले से बहुत महंगा स्टॉक रहा है। इरकॉन ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो चुका है स्टॉक एक साल में, अब वो ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 18 टाइम पे। RVNL अभी दो टाइम बढ़ने के बाद अभी ऑलमोस्ट 32 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। और रेलटेल अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 35 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। ये पीएसयू कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, जो 35 टका पे ट्रेड कर रहा है। अभी आप कैपिटल गुड्स देख लीजिए, BHEL ऑलमोस्ट अभी 50 टाइम के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। उसका अपने पास 5 साल का एवरेज नहीं था, मैंने कुछ स्टॉक्स में डाला है। हैल जैसे अगर आप देखोगे उसका 5 साल का एवरेज पी था 10, अब वो ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 32 टाइम पे। राइट्स अगर आप देखोगे अभी 20 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, उसका हिस्टोरिकल 12 टाइम का रहा है। सिमिलरली BEL 33 टाइम पे ट्रेड कर रहा है आफ्टर द बिग रैली इन डिफेंस, जबकि उसका हिस्टोरिकल अगर आप देखोगे 16-17 टाइम पे ट्रेड किया करता था ऑन 5 ईयर एवरेजेस। तो ये रहा कैपिटल गुड्स। अगर आप पावर स्टॉक्स भी देखोगे जो अभी वापस मोमेंटम में है, NTPC, NHPC, SJVN और पावर ग्रिड, ये सभी स्टॉक्स हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे सिंगल मल्टीपल्स में ट्रेड किया करते थे। अभी कोई भी सिंगल मल्टीपल में नहीं है, सब 13, 14, 22, 15 टाइम के मल्टीपल पे ऑन करेंट ईयर 24 के PE पे ट्रेड कर रहे हैं द पावर स्टॉक्स। अभी जो पावर फिनेंसर्स है अगर उसको भी आप देख लोगे, वहाँ पे भी मैसिव रैली हुई है। IRFC जो सबसे बड़ा स्टॉक रहा है 350% स्टॉक रैली किया है। बट अगर आप वैल्यूएशन देखोगे 4.2 टाइम्स प्राइस टू बुक, आज के तारीख में कोई प्राइवेट बैंक भी नहीं है जो ये लेवल पे ट्रेड कर रहा होगा इन द करंट एनवायरनमेंट। REC PFC जो हिस्टोरिकली खाली आधे टाइम बुक पे ट्रेड किया करते थे, अभी ऑलमोस्ट 2 टाइम बुक पे ट्रेड कर रहा है। REC और PFC 1.5 टाइम बुक पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी काफ़ी रैली हो चुकी है और वैल्यूएशंस अभी महंगे हैं। अब अगर आप देखो तो PSU बैंक्स, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चार्ट है, बिकॉज PSU बैंक्स में रैली के बाद भी वैल्यूएशंस इतने महंगे नहीं है। SBI अभी भी ऑलमोस्ट हिस्टोरिकल एवरेज के 1.4 टाइम के बुक पे ट्रेड कर रहा है। बॉब, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, ये सभी को आप देखोगे ऑलमोस्ट 1 टाइम बुक पे ट्रेड कर रहा है, जबकि हिस्टोरिकल बिटवीन 1 to 1.5 टाइम रहा है। तो वहाँ पे भी बड़ा एक्सपेंसिव नहीं हुआ है। सिमिलरली OMCs में अगर आप देखोगे HP, BP, IOC हिस्टोरिकल एवरेजेस के प्रीटी मच क्लोज ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंटली ट्रेड नहीं हो रहा है। उसमें एक ही खाली आउटलाइनर है चेन्नई पेट्रो, 2.5 गुना 3 गुना स्टॉक बढ़ चुका है और अभी ये ट्रेड कर रहा है 8.2 टाइम्स ऑन करेंट ईयर मल्टीपल्स, जबकि उसका हिस्टोरिकल मल्टीपल खाली 2 टाइम का रहा है। तो एक चेन्नई पेट्रो थोड़ा सा आउटलाइनर है। बट ब्रॉडली अगर आप देखोगे यूनिवर्स में
OMCs और बैंक्स को बैंक्स के अलावा बाकी सभी सेक्टर्स में, सभी स्टॉक्स में वैल्यूएशन कंफर्ट अभी बहुत कम है. सो मोमेंटम कैन गो ऑन. ये शायद PSU रैली कंटिन्यू रहे, बट एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अभी मल्टीपल्स और वैल्यूएशंस बहुत स्टॉक्स में सस्ते नहीं रहे. ओके, तो वैल्यूएशंस इनफैक्ट कुछ के तो डबल और उससे ज्यादा हो चुके हैं, सस्ते नहीं है. लेकिन एक पॉकेट जो चमक रही है अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस वाली वो सरकारी बैंक है जिसकी हम डिटेल में चर्चा कर रहे थे. गजब गणित है, पूरी रात भर लगा दिया क्या? नहीं बाबा, इसमें कोई रात क्या है, जस्ट डेटा यार, हिस्टोरिकल डेटा निकालो, नंबर्स देख लो, विल गेट टू नो. ऐसे बोलने का नहीं, हाँ बोले बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी, लेकिन बढ़िया बट ये ना इससे एक ही झलक में सारी तस्वीर क्लियर हो गई. और अभी क्या है ना, अगर आप जितने भी लोगों से बात करोगे सबको खाली PSUs ही लेना है. सबके मुंह पे सबको एक ही चीज़ होता है कि PSUs ले लो, फटाक से पैसा बनेगा. अभी बनेगा, बट एक बार आपको वैल्यूएशंस भी देखना पड़ेगा. जैसे मैं आपको उस मेरे चार्ट में एक था IRFC, सबसे बड़ा मोमेंटम स्टॉक रहा है. बट IRFC का अभी मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का है. 2 लाख करोड़ में आप सोचो कितनी सारी PSU कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज आपको मिल सकती है. अब वो वैल्यू दे रहे हो IRFC को, और 4 टाइम से ऊपर का प्राइस टू बुक हो गया है. आज की तारीख में कोटक बैंक और HDFC बैंक 2 टाइम बुक पे ट्रेड कर रहा है. आप तो बाजार की पल्स जानते हो, ये खरीद कर ना इतना माल. रिटेल, पूरा रिटेल पैसा है, तक कूदा हुआ है, पूरा रिटेल बड़ा पैसा है. बड़ा आदमी इसमें नहीं है. आप अरे देखो, इसमें और एक चीज़ है जो आपको और थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए. बहुत सारे स्टॉक्स में अभी भी पब्लिक फ्लोट बहुत कम है, राइट. अगर IRFC भी मेरे हिसाब से 80-85% तो कॉर्नर्ड है, तो 5% 10% का फ्लोट है. अब ये काफ़ी सारे स्टॉक्स में ना आपको म्यूचुअल फंड होल्डिंग नहीं दिखेगा, FI का होल्डिंग नहीं दिखेगा, बिकॉज है ही नहीं, फ्लोट ही नहीं है. बट अभी रिटेल का इतना ज़्यादा पैसा मोमेंटम मार्केट में है कि आज पूरे दिन में मार्केट में खाली HNIs और रिटेल ही ट्रेड कर रहे हैं, बट बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर है. सो वैल्यूएशन इज समथिंग यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑन. तो वैल्यूएशन को इग्नोर ना करें. हाँ, एक बड़ी फ्रेंजी मची हुई है, हर कोई इस स्टॉक को लेना चाहता है. इनफैक्ट आज शुक्रिया निमिष भाई इस अपडेट के लिए. हमने जो 10:30 से 11:30 बजे लाइन खोली थी, उसमें 80% जो कॉल्स थे वो IRFC, RVNL ऐसी स्टॉक्स के थे जो पहले बहुत आसानी से सिंगल डिजिट में मिल रहे थे, और वो सब डबल ट्रिपल हो गए. पता है, अब बिल्कुल ठीक है, वैल्यूएशन ध्यान में रखना चाहिए. वैल्यूएशन देखूं, हिस्टोरिकली देखूं, फंडामेंटल्स देखूं, तो पता नहीं एंटर कैसे करूं फिर. कैसे कर पाऊंगा. पर एक ये निवेश ने बहुत ब्यूटीफुली हाईलाइट करा 2023 में किस तरह के सरकारी बैंक, सरकारी कंपनी सितारा बनी. CPSE इंडेक्स 80% का जंप, 22 लाख करोड़ रुपए एडिशनल मार्केट कैपिटलाइजेशन जुड़ी इन सरकारी कंपनीज के साथ. और ये मोमेंटम हमने बहुत ब्यूटीफुली प्ले करा था CNBC आवाज पे. और जिसने सबसे पहले CPSE ETF की बहुत वकालत करी थी. कई लोग आप में से कहते हो कि आपने चैनल को देख के वो CPSE ETF खरीदा था. चतुर्मोता साहब, आशीष चतुर्मोता अब जुड़ते हुए. चतुर्मोता साहब, पहले तो थैंक यू भाई साहब. हमने वो रैली CPSE ETF के थ्रू ब्यूटीफुली राइड कर रखी, और कितनी बार वो इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे आपके थ्रू वो मेंशन था. अब क्या कर रहे हो? यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन इंडिविजुअल स्टॉक CPSE ETF, या आपके जहन में भी अब है कि अब चढ़ती बस से कब उतरना है, इस तरह का माइंडसेट आ रहा है? क्या कर रहे हो आप लोग? गुड आफ्टरनून आशीष जी, बहुत ही अच्छा सवाल है. और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप लोगों ने हमेशा हमने जो एक एडवाइस दी उसको खूबी दर्शकों तक पहुंचाया भी, और उसका बहुत फायदा भी मैं समझता हूँ बहुत से दर्शकों ने लिया. क्योंकि CPSE ETF हो, PSU बैंक का ETF हो, डिफेंस की रैली हो, रेलवे की रैली हो या पावर की रैली हो, इसके बारे में हमने काफी चर्चा की. अब देखिए, इसके अंदर में इस सेगमेंट के अंदर में भी बहुत सारे सब डिवीजन है. तो हमें देखना होगा कि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी के सामने कहीं कोई सेक्टर ओवर वैल्यूड तो नहीं है, या समय से पहले अर्निंग को बहुत ज्यादा डिस्काउंट तो नहीं कर रहा. तो देखिए, वहां पर पे थोड़ा बहुत डेफिनेटली एक साइंस है. पर्टिकुलरली रेलवेज में जिस तरह से बड़ी तेजी हुई है, एक अच्छा खासा मुंह मिला. इनफैक्ट अभी ऑफ लेट ही जब मैंने आपके चैनल पे कुछ समय पहले रेलटेल 160 रुपए पे दिलाया था, आज मैं देख रहा हूँ 450 रुपए वो स्टॉक हो चुका है. डिस्क्लोजर के हमारे पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है. तो 3 गुना अगर से स्टॉक 3 से 4 महीने में हुआ है, तो ये कोई छोटा मोटा अपसाइड नहीं है. 3 गुना 3-4 महीने में होना एक बड़ी अपसाइड है. और डेफिनेटली वहां पर पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए. तो वो प्रॉफिट बुकिंग कितनी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से आइडियली 30 से 40% आपको इस पर्टिकुलरली रेलवे जो स्कीम में
रैली आई है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बाकी वहां पर पे ऑर्डर बुक बहुत बड़ी हो रही है, आप देख रहे हैं किस तरह से हम टाई अप्स कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर में बात चल रही है, किस तरह से हम रेलवेज के अंदर में बड़ा काम वहां भी करने जा रहे हैं। तो ये साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से मुझे लगता है डिप में वापस ये स्टॉक एक स्ट्रेंथ दिखाएंगे, बट डेफिनेटली एट करंट लेवल थोड़ा सा फ्रेश एंट्री के लिए तो बिल्कुल भी सजेशन नहीं दे सकते। और कहीं किसी ने पुराना लिया और 3-3 गुना जब पैसा हो गया है तो उसको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। पर जहां तक के दूसरे सेगमेंट है, जैसे कि डिफेंस की अपॉर्चुनिटी है, इस पे हम अभी भी काफी पॉजिटिव है। हमने बीच में कोचिन शिपयार्ड की बात की, भारत डायनामिक्स की बात की, अभी भी हमें लगता है कि वहां पर पे जिस तरह से 10 लाख करोड़ की एक अपॉर्चुनिटी साइज है डिफेंस के अंदर, ये स्टॉक्स बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। पावर के अंदर में हमने एनटीपीसी, एसजेवीएन और ऑफ लेट मैंने कोल इंडिया पे काफी चर्चा की, और अगेन डिस्क्लोजर की ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में मुझे लगता है अभी भी इनमें ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो पावर और डिफेंस, इनके अंदर मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अभी भी ये स्टॉक रीजनेबली मुझे ठीक लगते हैं। तो इनको बेस्ट तरीका होगा आशीष जी प्ले करने का, सीपीएससी के ईटीएफ में बने रहिए, पीएसयू बैंक भी इसके ईटीएफ में बने रहिए। ये आपको 3 डिजिट में जाते हुए दोनों इंडेक्स आने वाले कुछ समय में दिख सकते हैं। परफेक्ट। होल्ड करें लॉन्ग्स इंडिविजुअल स्टॉक्स में जहां पे बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस बहुत कम समय में बहुत तेजी बन गई है, ज्यादा लक को स्ट्रेच ना करें, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग, मुनाफा वसूली करते चलें। चतुर्वेदी साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और फिर एक क्विक अपडेट भी शेयर करने के लिए। लेकिन आशीष पीएसयूज के साथ ही रहेंगे क्योंकि हॉर्मस भी आ गए। हाँ। जो निमिष ने भी हल्का सा मेंशन किया था कि कुछ कंपनियों का जो मार्केट कैप है वो आसमान छू रहा है। हाँ। और ऑफ कोर्स हमने वो आईआरएफसी का देखा था कि अच्छे से अच्छी दिग्गज से दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ दिया इसने। हॉर्मस हमारे साथ है, हॉर्मस भी आजकल सिर्फ पीएसयू बैंक ही खाते पीते हैं। बताइए ताजा क्या अपडेट है? रही बात आईआरएफसी की, तो कल हमने जिक्र किया था कि 21 निफ्टी कंपनियों के मुकाबले आईआरएफसी का मार्केट कैप अब ज्यादा है। आज इसने पावर ग्रिड को भी पीछे छोड़ दिया है, तो 22 निफ्टी 22 बना दीजिए। ये वक्त आप भी देख चुके हैं कि एक वक्त ऐसा था जब सरकारी कंपनियों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। अब जैसे निमेश भाई ने भी कहा कि अब हर कोई सरकारी कंपनियों के अलावा और किसी चीज की बात नहीं करना चाहता। अब ये जो धुआंधार तेजी देखी गई है सरकारी कंपनियों में, उसकी वजह से सरकार का जो हिस्सा है, जो अतिरिक्त हिस्सा है, इसमें कई कंपनियां ऐसी है जिसमें सरकार का हिस्सा नियमों के अनुसार 75% से ज्यादा है। अब नियमों के अनुसार उन्हें 75% या उससे कम रखना होता है। तो ये जो अतिरिक्त हिस्सा है उसकी कीमत जो है मौजूदा भाव के हिसाब से लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। अब 19 ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी जो है 75% से ज्यादा है। अब अगर हम उन 19 कंपनियों में भी देखें तो 9 कंपनियां ऐसी है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 90% से ज्यादा है। अब इनमें जो नाम शामिल है वो या तो सरकारी छोटे सरकारी बैंक जो है, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, और देश की सबसे बड़ी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी LIC का इसका नाम शामिल है। अब हमने इस बारे में आपको सबसे पहले पिछले साल जुलाई के महीने में बताया था, ये जो अतिरिक्त सरकारी हिस्सा है उसके बारे में। तब इस हिस्से की कीमत 1.5 लाख करोड़ रुपए थी। सितंबर आते आते ये लगभग 1,90,000 करोड़ की हो गई है, और अब 4 महीने बाद इसकी कीमत लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है। अब कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें सरकार का जो अतिरिक्त हिस्सा है वो सबसे ज्यादा है? अब ताज्जुब की बात नहीं है कि इसमें सबसे पहला नाम LIC का ही आता है, क्योंकि IPO के दौरान भी उन्होंने 3.5% हिस्सा ही बेचा था। तो ये जो बाकी का हिस्सा है वो आज के भाव के हिसाब से 1,20,000 करोड़ रुपए का है। अब जैसे हम IRFC की चर्चा कर रहे थे, तो हम ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि हम सरकारी कंपनियों की बात करें और IRFC का जिक्र ना हो। इसमें भी सरकार का 11% जो है अतिरिक्त हिस्सा है, जो अगर आज की तारीख में वो बेचने निकले तो 22,500 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं इससे। और बाकी के जो नाम है ये छोटे सरकारी बैंक है जिसमें सरकार का अभी भी 90 या 95% स्टेक है। अब ये तेजी क्यों आई है, ये देखिए सबूत इसका। IRFC ये तो हाल फिलहाल में ही 4 गुना चढ़ चुका है। अब अपने IPO प्राइस से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 7 गुना बढ़ चुका है IRFC। माझगांव डॉक तिगना हो चुका है, हडको तिगना हो चुका है। यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसी इंश्योरेंस कंपनियां जिनकी हम उस तरह से चर्चा नहीं करते जितनी बाकी सरकारी कंपनियों की करते हैं, वो भी पिछले 12 महीनों में दुगना हो गया है। अब बात फिर से करते हैं IRFC की, और उसे रेडार पे रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 29 जनवरी को IRFC का लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। ये वो तारीख है जिसे IRFC को लिस्ट हुए 3 साल पूरे हो जाएंगे,
और इस लॉक इन पीरियड के खत्म होने के बाद IRFC के 261 करोड़ शेयर यानी कि 20% आउटस्टैंडिंग इक्विटी जो है उनकी वो ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगी। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद ये सारे शेयर बाजार में बिक जाएंगे, पर ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो 2023 जो था वो सरकारी कंपनियों के नाम था, 2024 में भी शुभ शुरुआत तो हुई है, पर अब जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं द बॉल इज इन देयर कोर्ट। हाँ, ये एक हमेशा सरदर्द रहता है, पता नहीं कब किस में। हालांकि NHPC दिखाइएगा, सबसे लास्ट रीसेंट वही OFS था, 66 रुपए की फ्लोर प्राइस थी। जिस दिन OFS आया, पहला दिन था नॉन रिटेल का, उस दिन गिरा और उसी दिन बढ़िया रिकवरी। और कुछ ही दिन पहले आया हुआ OFS 66 की फ्लोर प्राइस और खड़ा कहाँ है 81, 82। आज भी देखिए क्या मोमेंटम है। अभी तो सरकारी कंपनियों के जलवे हैं, सरकार को निकालने के लिए कमा लेना चाहिए जो करना है। NHPC का चार्ट सेठ साहब आप देख के बताइए। जी आशीष जी, NHPC का यहाँ पे भी हमने एक स्ट्रॉन्ग रन अप देखा है। स्टॉक में कहीं भी वीकनेस नहीं है, रिसेंटली भी काफी वॉल्यूम्स इसमें जनरेट हुए हैं। तो जिनकी पोजीशन है बने रहना चाहिए इसमें। लगभग 81 का प्राइस है। अपनी पोजीशन का स्टॉप लॉस लगभग ट्रेल कर ले 77 के आसपास, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में यहाँ पे 85 से 90 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी NHPC में बन रही है। तो डर जो था कि थोड़ा सा वो OFS का ओवरहैंग रहेगा, वैसा कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये स्टॉक अब 10.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ आया था, थोड़ा टाइम लगा आने में। NHPC तो गिरा ही। तो हाँ, बस अगले दिन ही तेजी में आता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, इस बीच JK सीमेंट के नंबर्स फ्लैश हो रहे थे, क्योंकि वो वायदा वाला स्टॉक है, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। नतीजे बहुत ही जोरदार रहे हैं। और शिल्पा जी, आप देखिएगा प्लीज चार्ट और बताइए क्या ट्रेड लेने का मौका है या नहीं। मुनाफा 284 करोड़ पर आया है, 253 करोड़ का अनुमान था। आई है 2935 करोड़, उसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। मार्जिन्स गौर करें 10% थे, बढ़कर 21% पर आए हैं, ये भी एक बीट है। तो हर पैमाने पर दरअसल कंपनी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। वो बिट्टा पर टन का भी ब्रेकडाउन आ जाएगा कि इनके फेवर में कितना गया है, लेकिन 4185 पर ट्रेड है। बिल्कुल हर्षदा जी, यहाँ पे ट्रेड है। इनफैक्ट JK सीमेंट मैं बहुत रेगुलरली भी प्रभुदास लीलाधर पे रेकमेंड करती रहती हूँ। कल भी किया था एट 4030 पे फॉर टारगेट्स ऑफ 4200, वो ऑलमोस्ट आज हिट हो गया। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी मौका है। JK सीमेंट में अगर आप देखेंगे तो वीकली बेसिस में भी पिछले 2 हफ्तों से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग OI एडिशंस हो रहे हैं एंड लॉन्ग बिल्टअप है। तो यहाँ पे 4000 पे अगर किसी को थोड़ा पोजिशनल प्ले भी करना है तो 4000 पे डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आपको एवरी डिक्लाइन टुवर्ड्स आप वहां पे बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ से 4600 इसका एक अपसाइड टारगेट यहाँ पे एकदम खुला है, तो आप अभी भी बाय कर सकते हैं और डिक्लाइन से बाय कर सकते हैं। बट JK सीमेंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। JK सीमेंट में एक अपॉर्चुनिटी। पंकज जी, हमने अल्ट्राटेक के नतीजे देखे और तब उसके बाद लग गया था, अंदाजा लग गया था कि नतीजे सीमेंट साइड पर अच्छे आने वाले हैं। यहाँ पर आपकी पोजीशनिंग कैसी है? कुछ हाल फिलहाल में खरीदा है आपने सीमेंट कंपनियों में शेयर? आई थिंक नहीं हर्षिता जी, सीमेंट में डेफिनेटली अभी भी वैल्यू बची हुई है। सीमेंट स्पेस में जिस तरह से अल्ट्राटेक के रिजल्ट्स आए थे और जिस तरह से हम मोमेंटम और स्टेबिलिटी देख रहे हैं और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का स्पेंड देख रहे हैं, एंड नॉट टू फॉरगेट, अगर हम देखें पिछले 1-2 क्वार्टर में जो इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट हैगी, ठीक है एक बीच में थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिला था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी स्टेबल रही है। सो हम काफी कंस्ट्रक्टिव हैं सीमेंट स्पेस में। आई वोंट नेम द काउंटर्स, बट इसके जो टॉप 2-3 काउंटर हैं लेड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, मेरे को लगता है कि इसमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रहनी चाहिए। और जिस तरह के JK सीमेंट ने रिजल्ट थ्रो किए, आई थिंक दिस ऑगर्स वेल फॉर द सेक्टर एंड द मोमेंटम फॉर द सेक्टर शुड कंटिन्यू। तो JK सीमेंट तेजी में, और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी जरूर रहेगी। लेकिन देखिए अपॉर्चुनिटी, और हर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है अयोध्या पहुँचने की, तो इसीलिए आज अनुज भी निकल लिए हैं वहाँ पर। वो कल होंगे और ऑफ कोर्स आपको वहाँ से वो हमारे साथ जुड़ेंगे सोमवार को। लेकिन देखिए राम उत्सव का पूरा माहौल जो देश भर में फैल चुका है, हर कोई इसी के साथ जुड़ना चाहता है और इसमें कुछ कंपनियां भी आ गई हैं। इंडस्ट्री भी तरह तरह के प्रयोग कर रही है और सेंको गोल्ड ने भी श्री राम मंदिर की थीम पर ज्वेलरी लॉन्च की है। वैसे टेम्पल ज्वेलरी एक बहुत प्रोमिनेंट ट्रेंड रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि श्री राम मंदिर पर भी एक ज्वेलरी की पूरी रेंज आती हुई दिखाई देगी। सेंको गोल्ड ने वो इनोवेशन कर दिखाया है। वो देखिए
तस्वीरें आपको नजर आएंगी कि किस तरह के खूबसूरत पेंडेंट्स और नेकलेसेस बनाए गए हैं। हमारे साथ एमडी और सीईओ शुभांकर सेन जुड़ गए हैं। सेन जी, ये डिमांड थी या फिर इनोवेटिव थॉट आप लोगों की तरफ से आया? नहीं, देखिए, टेम्पल ज्वेलरी जैसे आपने कहा वो तो कस्टमर का डिमांड हर टाइम रहता ही है, क्योंकि वैरायटी सबको चाहिए। पर ये जो ज्वेलरी डिजाइनिंग है, ये सारे चीज इंस्पिरेशन के ऊपर होते हैं। हम लोग देखते हैं कि कस्टमर के दिमाग पे क्या चल रहा है, क्या उनको इंस्पायर करेगा, क्या उनको अपील करेगा। और जब पूरा दुनिया हम लोग देश की तरफ देख रहे हैं और पूरा देश अयोध्या की तरफ देख रहे हैं, तो ये एक सही मौका है हम लोग के लिए राम जी को एक डेडिकेट करते हुए, कि लोग सबको उनका मन में राम जी, राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण सबको हार्ट में रखे हुए चले। और ये एक नया ट्रेंड बन जाएगा और इसी हिसाब से नया साल सारे के लिए अच्छे चलेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग बनाए और वो पूरा एंटीक पॉलिश के साथ बनाए, ताकि उसमें और थोड़ा क्लासिक लुक आए, ताकि सालों साल ये यूज कर पाए लोगों ने। सोने से कार्व आउट कर दिया भाई अयोध्या टेम्पल। ओ, ब्यूटीफुल पेंडेंट लग रहा है। दिखाइए डायरेक्टर साहब, स्क्रीन पे वो दिखाइए यार जो बनाया है सर ने। कितने दिन हो गए लॉन्च किए हुए सेन साहब, और कैसा रिस्पांस आ रहा है? नहीं, अभी महंगा तो दिख रहा है मुझे already- काफी। हाँ, महंगा इन द सेंस दैट उसका अगर वजन देखा जाए तो 20 ग्राम 25 ग्राम उस हिसाब से हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी है। उसके साथ थोड़ा कैड कैम में हम लोग उसको डिजाइनिंग करके उसको और फिनिशिंग किए हैं। तो उस हिसाब से आपका मिनिमम जो टिकट साइज रहेंगे इसके लिए मोटा मोटी 1-1.25 लाख रुपया से शुरू होगा, और नेकलेस आपका 2.5 लाख 3 लाख तक चलेंगे। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि बाकी लोगों के पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट लॉन्च करने का कोशिश किया, और फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री के सभी लोग कोशिश करेंगे कि कस्टमर्स के लिए कुछ डिजाइन लेके आए। पूछ रहे थे ये कब मार्केट में आ गया है? अज्यूमिंग ये शॉपिंग करने निकले और खरीदने का मन बने तो आपके शोरूम में मिलेगा मैंने ये? तो कहा था ये सब दिखाने का ही नहीं ऑन एयर, किसी ने घर पे देख लिया तो देखिए, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये लिमिटेड एडिशन जैसा है, तो हम लोग धीरे धीरे 4-5 स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री में लॉन्च कर दिए, और ऑनलाइन में हम लोग का sencogoldendiamonds.com में भी ये अवेलेबल है। हम लोग इसको ONDC प्लेटफॉर्म में भी अपलोड कर दिए। तो वी हैव बीन वन ऑफ द फर्स्ट ज्वेलरी कंपनीज इन द कंट्री कि ONDC प्लेटफॉर्म में हम लोग एनरोल किए, और इसको ये कलेक्शन को पूरा देश, ताकि कोई भी कोने में रहे, दे कैन गेट एक्सेस टू इट, एंड ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, स्टोर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से पूरा हम लोग डिजिटली एज वेल एज फिजिकली दोनों तरीके से, और फिर धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारे स्टोर्स में मिलना चालू हो जाएगा। तो सेन साहब, पालविया साहब जुड़े हैं, वो भाभी जी के लिए खरीदना चाहते थे, जल्द से जल्द डिलीवरी। पालविया साहब पूछ लो भाभी जी के लिए कब लेना है? कुछ बोलिए। हाँ भी नहीं बोल सकते, स्माइल भी नहीं बोल सकते। स्माइल में ही हो गया, स्माइल में ही। क्या आशीष जी, आपने जैसे ही बोला, मैं अपने व्हाट्सएप पे मैसेज ही देख रहा था, कहीं मैसेज तो नहीं आ गया? देखा भैया, ऐसा ये शो में गलत, प्रोड्यूसर साहब ने गलत लाइनअप कर दिया है। मैंने आप लोगों को फंसाने के लिए ये लगाया है। अच्छा सेन साहब, चलिए ये तो बढ़िया सा आपने पेंडेंट और ब्यूटीफुल रेप्लिका बनाने की कोशिश करी। अच्छा, बहुत अच्छा रहा आपका पिछला, आपका क्या पूरी इंडस्ट्री का मैं नोटिस कर रहा था, क्वार्टर अपडेट जो आया था बहुत अच्छा था, तगड़ी ग्रोथ। खैर हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे वो फेस्टिव सीजन, वो मैरिज डिमांड, वो कुछ हद तक वो सब पर्कुलेट हुई होगी। उसके बाद अब इस क्वार्टर में अब तक की तस्वीर, वो डिमांड ट्रैक्शन ट्रेंड बरकरार है या तो कुछ पस्त पड़ना शुरू हो गया है? क्योंकि कई सारी कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज अब दिक्कतें झेल रही हैं। देखिए, ये जो Q3 रहा, Q3 में तो फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वार्टर धनतेरस, दिवाली, एक फेस्टिव माहौल था, तो उसमें अच्छा खासा सेल हुआ। इट वाज ओनली दिसंबर में, आफ्टर द फर्स्ट वीक सेकेंड वीक के बाद एक हॉलीडे सीजन जैसा आ गया, और शादियां भी नहीं थी, तो उस हिसाब से सबको थोड़ा स्लो डाउन दिखने को मिला। नॉर्थ में थोड़े बहुत कोल्ड वेव चला, तो उसमें भी लोग थोड़ा समझ के बाहर निकल रहे थे। बट अभी फिर से ये जनवरी, अभी आपका 14-15 जनवरी के बाद हम लोग फिर से देख रहे हैं कि कस्टमर्स को उत्साह के साथ मे बी फेस्टिव सीजन हो, सामने में वैलेंटाइंस डे आ रहा है, वेडिंग सीजन फुल ऑन है, अभी मार्च तक पूरा कंटिन्यूसली वेडिंग्स रहेंगे, तो उस हिसाब से फिर से फुटफॉल स्टोर्स में आना चालू हो गया। और ये भी गोल्ड ज्वेलरी के लिए ये देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड का प्राइस, तो दिसंबर में गोल्ड का प्राइस भी बहुत जंप ले लिया था। एक थॉट था कि इंटरेस्ट रेट यूएस कम करना चालू करेंगे, तो उस
सोच के साथ गोल्ड का प्राइस भी जंप हो गया था, तो कस्टमर्स भी थोड़ा रुक गए थे कि इतना गोल्ड का प्राइस में उनको अभी खरीदना नहीं था। तो जब प्राइस का थोड़ा बहुत करेक्शन आया तो कस्टमर्स थोड़ा यूज्ड टू हो गए, फिर धीरे धीरे स्टोर्स में आना चालू हो गया। तो बाकी कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज, आई एम कॉन्फिडेंट दैट 15 जनवरी के बाद अभी वेडिंग सीजन का जो मार्च तक पूरा चलेगा, होली तक, तो डिसेंट होना चाहिए। डिसेंट होना चाहिए। नीलेश जैन साहब जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, आप टाइटन, सेनको, कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट देख के रखो, कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। मैं आता हूं आपके पास। सेन साहब, जाते जाते आप लोग, अच्छा, इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड है, अब हमारे लिए तो जो लिस्टेड एंटिटीज है उनसे समझ में आता है, और लिस्टेड एंटिटीज मतलब ऑर्गेनाइज की तरफ वो ट्रैक्शन बड़ा सॉलिड टाइप बढ़ता चले जा रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस सारी ज्वेलरी कंपनीज डिलीवर कर रही है। ये हो क्या रहा है? ये जब से हॉलमार्किंग मैंडेटरी हुई थी, ये तब से ट्रेंड में बदलाव हुई, या कुछ और भी हो रहा है जो हम लोग रीड नहीं कर पाए? नहीं, आप सही बोले। एक तो है कि से हम लोग के लिए 26% से 28% का ग्रोथ हम लोग Q3 में कंपेयर टू लास्ट ईयर क्वार्टर हम लोग ये ग्रोथ देखे। सो ये जो हॉलमार्किंग मैंडेटरी के लिए सब लोगों का मन में एक सोच आ गया कि उनका घर में जो भी पुराना सोना था, वो पुराना सोना वो लेके नया हॉलमार्क किया हुआ ज्वेलरी वो खरीदेंगे। तो वो एक मोटा मोटी सेल का 25-30% कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई कोई जगह में 40% तक वो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो यही एक पूरा ड्राइवर है। प्लस इसके साथ ये भी है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, समहाउ हम लोग नेक्स्ट 10 इयर्स इंडिया का ग्रोथ जर्नी देख रहे हैं। लोगों के पास समहाउ डिस्पोजेबल इनकम है, जो थोड़ा बहुत अगर 5-7 हजार 10 हजार इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में बोलूं तो 8-10% अगर एक्स्ट्रा खरीदना रहा भी तो वो खरीद रहे हैं। डिजिटलाइजेशन हुआ, क्रेडिट कार्ड में स्वाइप कर रहे हैं, तो कंजम्पशन मूड के साथ ये हो रहा है। और ज्वेलरी में लास्ट 2-3 साल में जिस हिसाब से गोल्ड का प्राइस तेजी से बढ़ा, तो मन में लोगों का एक थॉट है कि इसमें अगर हम लोग कंज्यूम कर भी ले तो इसका एक एसेट अप्रिसिएशन भी मिलेगा। और आप एक अगर नोटिस करो, मैं बात कर रहा था कि गोल्ड लोन कंपनीज जो है उसमें भी लोग क्राइसिस में गोल्ड ज्वेलरी को वहां पे देके उसके अगेंस्ट में लोन भी ले रहे हैं, अगर उनको कुछ शॉर्ट टर्म के लिए लोन लग रहा है पर्सनल लेवल में। तो ये पूरा एक जो सरकार का सोच था और इंडस्ट्री का भी सोच था कि ये ज्वेलरी लॉकर में नहीं रहना चाहिए, इसको यूज में आना चाहिए देश के ग्रोथ के लिए। तो सारे तरीके से ये ज्वेलरी इंडस्ट्री हेल्प कर रही है। ओके, चलिए सेन साहब, मजा आया आपसे बातचीत करके। अब अगली बार जब मुलाकात होगी तो आप बताइएगा किस तरह का रिस्पॉन्स रहा, और अगर पता चले तो बताइएगा पालविया साहब ने लिया कि नहीं लिया। लेकिन थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। थैंक यू। और लास्ट में बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बोले राम मंदिर का जैसे टेम्पल भी है सामने में, आपका लव सीजन, वैलेंटाइंस डे, डायमंड का भी प्राइसेस जो हुआ था वो भी एक करेक्शन लिया। तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि डायमंड ज्वेलरी में भी अच्छा खासा कंज्यूमर का मूड आया, प्राइस अट्रैक्टिव है और ग्रोथ भी 25-30% आ रहा है। यंग जनरेशन के सोच से भी और टेस्ट से भी हो रहा है। तो ये भी एक सोच के साथ आई थिंक वी आर लुकिंग एट अ गुड क्वार्टर। थैंक यू। बेस्ट विशेस आपको सर, नई ऑफरिंग और लगातार जो अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं उसकी शुभकामनाएं। देखते हैं अब आप नंबर जब आएंगे तब आपसे वापस बातचीत होगी। नीलेश जी, आइडेंटिफाई करा क्या, कोई ज्वेलरी स्टॉक पसंद आ रहा है या छोड़ दिया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू यू आशीष जी एंड सभी को। देखिए, दोनों ही काउंटर्स अच्छे नजर आ रहे हैं, सेनको गोल्ड और टाइटन। ओके, दोनों ही अप ट्रेंड में रहे हैं। सेनको इनफैक्ट लिस्टिंग के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ग्रेजुअल अपमूव यहाँ पे देखने को मिल रही है। खाली एक ही कंसर्न है कि लिक्विडिटी थोड़ी सी कम है, वॉलेटिलिटी यहाँ पे काफी ज्यादा है। 750 के नीचे के स्टॉप लॉस से इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 850 रुपीज तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट टाइटन भी अच्छा लग रहा है, बट थोड़ी सी गिरावट का इंतजार करें तो बेहतर रिस्क एंड रिवॉर्ड बनेंगे। 3750 3700 की रेंज में आता है, तो यहाँ पे इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 3650 के स्टॉप लॉस से 39 रुपीज तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। परफेक्ट। आप और पालविया साहब अभी जुड़े, कुछ देर बाद इन दोनों के इस समय के प्रेफर्ड पिक्स पे जाऊंगा, लेकिन पहले अब जब मूड मॉल में रंगना शुरू हो चुके हैं तो चलिए गढ़ी चले चलते हैं, सीधे अयोध्या लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। क्या, अरे वाह, बिल्कुल मूड मॉल सेट कर रखा है आपने वहां पे। ये देखिए, साधु संत साथ में नहीं घूम रहा। लक्ष्मण जी ऐसे कह रहे हैं जैसे कि राम के छोटे भाई। तो भाई साहब, हमारा तो कवरेज आप ही कर रहे हो ना। सहयोगी हमारे संवाददाता लक्ष्मण राय। बिल्कुल नहीं, तो हमारे सहयोगी क्या, सब जानते हैं आप फेमस आदमी हो, जानने की जरूरत ही नहीं। बोले लक्ष्मण के पास जा रहे हैं, सब समझ जाते हैं जाना कहाँ है। क्या बात है, क्या बात है।
यहाँ भी हमारे दर्शक कई सारे मिल जा रहे हैं जो कहते हैं हम तो टीवी पर देखा करते हैं। तो आज का जो माहौल, आज हम आपके साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ है। मैं अपनी बात कहूँगा, उससे पहले उनसे परिचय करा दूँ। ये उन चंद लोगों में है जिनको रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। ये जम्मू कश्मीर से आए हैं और जम्मू कश्मीर के साथ संत समाज के उपसभापति हैं। जम्मू कश्मीर में इस रामलला प्राण प्रतिष्ठा का माहौल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं सबसे पहले आपको जय श्री राम। और जम्मू कश्मीर नहीं, पूर्ण भारत के अंदर श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा की इतना भव्य तरीके से लोगों में हर्ष और उल्लास है। और आपके सामने में यहाँ पर आज जम्मू कश्मीर से आया हूँ, मेरे साथ हमारे जाने माने कथा वाचक जनक शास्त्री जी महाराज, वो हमारे महंत स्वामी गोपालानंद गिरी जी महाराज। खुशी हैं आप, बहुत खुशी है आपकी भी। देखिए, बहुत खुशी है और हमारा ऐसा सौभाग्य रहा कि हम लोगों को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का इनविटेशन कार्ड आया है और उसके जरिए हम लोग 22 तारीख को श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंदर हम लोग साक्षी बनेंगे। इससे बड़ी आनंद की बात नहीं हो सकती इस भारत के अंदर। और कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2024 ऐसा आया। देखिए, आपकी बात सुन के खुश यहाँ भजन गायक भी पहुंच गए। देखिए आशीष, ये जो है, देखिए किस तरीके से लोगों में आसक्ति है। और ये जो है, अब मैं चुप हो जाऊं, इन्हीं लोगों की बात इनको बस सुनिए, फिर मेरी बात सुनिएगा। देखिए, देश विदेश, देश भर से आए हुए संत समाज के लोग हैं। कुछ और भी साधु संत समाज के हैं, कुछ राम भजन सुनाएंगे इस माहौल में। जी जी जी, यहाँ तो भजन तो सुनाने के लिए बहुत है। एक छोटा सा सुना। मैं जम्मू कश्मीर से भागवत सारे जनक शास्त्री जी, हमारे जो महंत जी अभी कुछ संक्षिप्त समय कम है, कुछ बता देंगे। 2 लाइन के भजन सुना। तो इस समय भजन तो पूरे देश में एक ही भजन चल रहा है। कौन सा? मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सज के तैयार है। देखिए, जो लोग कहते थे कि कब मंदिर बनाओगे, कब मंदिर बनाओगे, अब तारीख कब बताओगे, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को कि अब तो मंदिर बन गया और बनने के बाद रामलला 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के अंदर विराजमान हो जाएंगे। आपके माध्यम से कहना चाहूंगा 24 नहीं 2048 तक भाजपा सरकार। लक्ष्मण, ये जो, अरे लक्ष्मण, लक्ष्मण, नहीं सुनाई आपको देगा। भगवान राम जी की प्रतिष्ठा की बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान राम लला आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि 2024 नहीं 2028 तक भाजपा सरकार रहेगी। आशीष भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं आप पता है, ये जो गाना था ना, आजकल मैं दिन भर यही गुनगुनाता हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अयोध्या में तैयारी है, यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है दीपावली जैसी तैयारियां। आप मंडे को मुंबई में भी जगमगाता हुआ देखेंगे, मुंबई को भी।
अरे लक्ष्मण एक बात, वो गले में क्या पहना है आपने? आशीष कुछ पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा हूँ गले में क्या पहना है? गले में गले में अच्छा जो आप हाँ, मैं याद दिला रहा था, भिजवा दीजिएगा अनुज के हाथों प्लीज। ये जो है लक्ष्मण तक आवाज ना पहुंच रही तो डॉक्टर साहब प्लीज बता दीजिएगा, ये एक मेरा ड्यू है, वो भिजवा दें वहां से खरीद के। चलिए, ये लक्ष्मण के साथ आपने देखा अयोध्या में वो फेस्टिव फरवर। अब जब अयोध्या चले ही गए, शेयर बाजार का कवरेज भी करना है, तो आपने पिछले कई दिनों से सुमित को देखा होगा, रोज एक स्टॉक जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कड़ी से अयोध्या और राम मंदिर से जुड़ा हुआ, पता नहीं कहां से ढूंढ के ला रहे थे। पिछले 15 दिन से बताए चले जा रहे हैं। इतने स्टॉक कैसे निकाले भाई साहब आपने? सुमित जुड़े क्या? मतलब ये सूची अभी भी है मेरे पास आशीष, अभी भी मैं 4-5 नाम और निकाल सकता हूँ। वो तो मंडे छुट्टी हो गई, और उनमें से कोशिश पड़ जाते हैं। अरे एक काम करें, वो जो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपने अब तक हाईलाइट करे थे, उनमें से कुछ प्रोमिनेंट नाम और एक एक लाइन के रीजन के साथ बताओ, तो आज पता चले कौन कौन से स्टॉक्स रडार पर रखने अब हमें। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि ये भव्य आयोजन है और सामने भव्य मंदिर आपको दिख ही रहा है, तो इस मंदिर की जिसने बनाया है, जिस मंदिर को, या फिर जिसने शुरुआत किया है इस पूरे कंस्ट्रक्शन को लेकर, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी, और देश के ज़्यादातर सारे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट से लेके बिल्डिंग्स तक इस कंपनी ने ही बनाया है। तो लार्सन एंड टूब्रो पहला नाम है जिसके ऊपर आप नज़र रखेंगे। इसने बनाया वो मंदिर। फिर एक टेंट सिटी की बातचीत लगातार रहती है अयोध्या के अंदर, वो टेंट सिटी बनाई है प्रवेग ने, ब्रह्मकुंड में इनकी टेंट सिटी है, 30 टेंट, एक रेस्टोरेंट इन्होंने वहाँ पर बनाया है, तो ये दूसरा नाम रहेगा। जेनेसिस इंटरनेशनल, ये वो कंपनी है जो कि मैपिंग के अंदर कामकाज कर रही है, और इस कंपनी ने ऐप जो अयोध्या की अथॉरिटी रिलेटेड ऐप बनी है, उस ऐप के अंदर जो ऑफिशियल मैप आप देख रहे हैं वो जेनेसिस की तरफ से दिया गया है, और इन्होंने बात मेंशन भी की है कि ये ऑफिशियल अथॉरिटी की तरफ से चुनी गई है। IRCTC सभी जानते हैं कि रेलवे रिलेटेड कंपनी है, और हर तरह की जो टूर जो ट्रेन्स जा रही हैं, जो वहाँ पैसेंजर्स जा रहे हैं, करीब 50,000 पैसेंजर्स रोज़ के इनफ्लो की उम्मीद है, लगातार चली रही है वो। 100 से ज़्यादा ट्रेन्स इन्होंने चलाई हैं इस पूरी ड्यूरेशन में, अलग अलग देश के हिस्सों में, और अगले 19 से लेके 100 दिनों तक लगातार ये ट्रेन चलती रहेंगी। तो इस तरह के फ्लोज वाली कंपनी आप IRCTC के ऊपर भी नज़र बना कर रखेंगे ही। इसके अलावा कुछ और कंपनियों में अगर कुछ इंटरेस्टिंग कंपनियाँ और देखी जाए, तो एक आप इंडियन होटल्स पर नज़र रखेंगे, जो कि अयोध्या में अपने 2 नए होटल्स खोलने जा रहे हैं, प्लस कंपनी ने विवांता और जिंजर के नाम से, और लखनऊ में भी इनके होटल और लखनऊ के टैरिफ्स भी 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना पहुंच चुके हैं, तो वैसे भी अदरवाइज इन फोकस में रहने वाला है। एलीट डिजिटल, आज वो SIS की सिक्योरिटी ये कंपनी देने वाली है, SIS सिक्योरिटी देगी अयोध्या को, लेकिन अगर पूरा डिजिटल सिक्योरिटी की बात की जाए, CCTV कैमराज एंड ऑल, तो वो एलीट डिजिटल की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े हैं, तो वो कंपनी भी इन फोकस रहेगी, उसके ऊपर भी आप नज़र बना कर रखेंगे। और लास्टली कुछ कंपनियों में से एक मैप माई इंडिया, जिनकी मैनेजमेंट खुद रिसेंटली बोल के गई है कि उन्होंने काफ़ी मैपिंग की है उस पूरे स्पेस को लेके, और एक अयोध्या का बड़ा मैप, एक अलग मैप उन्होंने निकाल के दिया है, और ये मैप के कारोबार में ये कंपनी भी कामकाज करती है। और लास्टली अपोलो सिंदूरी और पक्का, इन दोनों कंपनी पर आप नज़र रखेंगे। अपोलो सिंदूरी जो कि एक बड़ा होटल बनाने जा रही है, पार्किंग का ऑर्डर भी वहाँ पर मिला उनको, रेस्टोरेंट भी है कंपनी का। और लास्टली पैका, जो प्रसाद अभी लक्ष्मण जी थोड़ी देर में खाएंगे या कल परसों में खाएंगे, वो इसी कंपनी के जो स्टफ़ है उसके अंदर सर्व किया जाएगा। तो इस लिहाज से आप ये तमाम कंपनियों में नज़र बना कर रख सकते हैं। वैल्यूएशन महंगे हैं कुछ के, लेकिन फिर भी आप अकॉर्डिंगली इसमें अपनी रणनीति बनाइएगा। पत्तल तक ढूंढ लाए ये, जिस पे प्रसाद आने वाला है वो पत्तल तक की कंपनी ढूंढ ली लिस्टेड। ये जो मैप माई इंडिया काम करी, अज्यूमिंग ये लक्ष्मण जी और अनुज जी अलग अलग डायरेक्शन में चले गए और एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, तो फिर क्या वो मैप से पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे घूम रहा है, या फिर ये पता लग जाएगी कहाँ पे कौन सी कचौरी मिल जाएगी? लक्ष्मण बताएंगे अनुज को कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो अनुज वो सर्च करके पहुंच जाएंगे, है ना? वही इतना तो बताया। जेनेसिस है, ये है, ठीक है। रखिए भाई, ये सब स्टॉक्स रडार पे। खैर सुमित ने पिछले 2 हफ्ते से लगातार ये सब बता रखे हैं, तो ऑलरेडी आपके रडार पे होंगे। आज तो खैर पेनल्टीमेट सेशन है, क्योंकि अब मंडे को वो प्राण प्रतिष्ठा का दिन आ ही जाएगा, तो सोचा एक बार इन सब पे चर्चा कर ली जाए, सुमित से जिस्ट ले लिया जाए। सुमित हमारे साथ रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आने उनके एक्सपेक्टेशंस पे हम लोग आगे बातचीत करेंगे। लेकिन एक काम करा जाए, पहले आज का 4 का चौका वो शुरू कर दिया जाए। डायरेक्टर साहब टीजर प्ले आउट करिएगा। ओके, 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के पास चला जाएगा।
प्रशांत सावंत साहब से एफएनओ का सुपरस्टार लेंगे हम लोग। अमित सेठ साहब बताएंगे चार्ट का चमत्कार और फंडामेंटली मिड कैप फंडा आइडिया पंकज जैन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले शिल्पा जी के पास चला जाए आज के सस्ता ऑप्शन आइडिया के लिए। शिल्पा जी, आज का सस्ता ऑप्शन कौन सा मैम? जी अभी जो भी हम लोग ऑप्शन लेंगे वो फेब सीरीज में लेंगे, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज इरोजन बहुत ज्यादा होगा। तो मुझे भारती एयरटेल बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट है, यहाँ पे मुझे लगता है धीरे धीरे 1200 प्लस के लेवल्स के लिए तैयार है। तो फेब्रुअरी सीरीज का भारती एयरटेल का हम लोग लेंगे 1150 ऑप्शन, जो रफली अभी 32 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें स्टॉप लॉस 20 रुपए का रखिए। यहाँ पे जो टारगेट्स है वो 46, 52 और यहाँ तक कि 60 तक के भी आप देख सकते हैं। तो 3 टारगेट्स हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 20। भारती एयरटेल फेब्रुअरी सीरीज 1150 कॉल ऑप्शन। 150 का कॉल ऑप्शन लेकर चले। भारती एयरटेल आपके रेडार पर रहना चाहिए और स्टॉक में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है। जियो के नंबर से थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लोगों में आता हुआ कि शायद भारती का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अब चलते हैं प्रशांत सावंत के पास। बताइए एफएनओ सुपरस्टार। तो हर्षा जी, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, और यहाँ पे मैं एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। करीबन 8750 पे ट्रेड कर रहा है, तो 8550 8550 अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और यहाँ से जो टारगेट रखना होगा वो 92 से लेके 93 तक रखना होगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छी मूव के लिए तैयार हो रहा है, वॉल्यूम भी पिकअप हो सकते हैं। चार्ट सेठ साहब चुप हैं, सेनको गोल्ड कोलकाता की है। लेकिन सेठ साहब, मुझे लगा उनको बता दिया गया ये चाहिए घर में। बता दिया गया। सेठ साहब, चार्ट का चमत्कार कौन सा है? जी आशीष जी, चार्ट का चमत्कार रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। पीएसयू बैंक्स में काफी स्ट्रेंथ है और बैंक ऑफ बड़ौदा में लगभग 220 के आसपास एक ब्रेकआउट आया था। उसके बाद से स्टॉक ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है, अपना ब्रेकआउट एरिया रीटेस्ट किया है और फाइनली स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव द 10 EMA। मुझे लगता है अब ये एक मूव के लिए रेडी है। लगभग 230-270 का इसका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 240 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेगा 228 का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसयू बैंकों की हम वैसे भी बातचीत कर रहे थे, ये बाय साइड का ट्रेड। पंकज जी बताइए मिड कैप में क्या पसंद आ रहा है? हर्षिता जी, एक और सेक्टर जो हमारे को काफी पसंद है और हमारे को लगता है अभी भी एक वैल्यू सेक्टर रहेगा, वो होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर रहेगा। और इसमें अगर मैं क्यों लूं, जो अभी आप दे रहे थे, आशीष जी दे रहे थे या लक्ष्मण जी दे रहे थे, सुमित भी दे रहे थे, इसका जो एक लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की, इंडियन होटल, आई थिंक इन स्पाइट ऑफ काइंड ऑफ रन अप वी हैव सीन इन दिस स्क्रैप, पिछले 6-8 महीने में करीब 30-40% का रनअप आ गया है। बट मेरे को लगता है अभी भी काफी स्कोप है। जिस तरह के हम लेजर टूरिज्म देख रहे हैं डोमेस्टिकली, जिस तरह का रिलीजियस टूरिज्म आजकल हम कंट्री में देख रहे हैं, जिस तरह का वीकेंड टूरिज्म देख रहे हैं, एंड टू टॉप इट ऑल अब जो एक वेडिंग टूरिज्म और ज्यादा बढ़ गया है, जो पिछले कुछ हफ्ते पहले मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि क्यों देश का पैसा बाहर जा जाके खर्च हो रहा है एंड लेट्स सेलिब्रेट आवर ओकेजन्स इन वेडिंग्स इन इंडिया, उससे और ज्यादा इनको एक पंप अप देखने को मिल रहा है। 12 देशों में करीब 250 प्रॉपर्टी इंडियन होटल्स मैनेज करता है और एवरेज रूम रेट भी पिछले 1.5-2 साल में काफी ज्यादा बढ़ गया है, से फ्रॉम सब 8-9,000 रुपीज टू अबाउट 13-14,000 रुपीज। तो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि यहां से अगर हम इंडियन होटल को देखें, इट्स नॉट अ 1 or 2 डे काइंड ऑफ अ पिक, बट इसमें एक वैल्यू ढूंढे और अगले 2-4 क्वार्टर के लिए स्टॉक को अगर हम नजरिए में रखें तो मेरे को लगता है कि अच्छा मुनाफा इन्वेस्टर्स को मिलना चाहिए। ये है भाई आज का चार का चौका। शिल्पा जी ने सस्ता ऑप्शन में भारतीय एयरटेल की फरवरी की 1150 की कॉल, उसकी वकालत करिए। लीजिए 20 का स्टॉप लगाइए, 46, 50 और हो सकता है 60 तक जाने की तैयारी। 32 पे चल रहा है, डबल होने की गुंजाइश। सावंत साहब ने आज के पिक में मेंशन करा है एफएनओ सुपरस्टार में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। 8550 का स्टॉप लगाइए, 92 और उसके बाद 93 तक के लक्ष्य। चार्ट के चमत्कार में अमित सेठ साहब ने बैंक ऑफ बड़ौदा चुना है, 228 का स्टॉप, 240 के लक्ष्य है। अभी अभी आपने पंकज जी को सुना, मिड कैप फंडा के तौर पे इंडियन होटल, बढ़िया मूव, बढ़िया अपटेक्स और आज भी फंडामेंटली पसंद आ रहा है ये आइडिया। इस बीच अदानी ग्रुप के 2 स्टॉक्स दिखाता हूं। मैं भी वही मेंशन करने वाली थी। आप बताओ फिर।
दोनों ही काउंटर्स में काफी तगड़ा मूव। इनफैक्ट अदानी एंटरप्राइजेस 3.25% पिछले 10 मिनटों में भाग चुका है और अब 2.5% के गेन्स, और अदानी पोर्ट में भी 3% की पूरी तेजी। अचानक कुछ स्पाइक आता हुआ इन काउंटर्स में। इनफैक्ट यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के फंड रेज का अपडेट मैं कहीं पढ़ रही थी, लेकिन इजाफा है। नीलेश जी, कुछ नजर गई है दोनों ही स्टॉक्स में? 1188 पर अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस में भी भरपूर खरीदारी अब। बिल्कुल हर्षिता जी, रडार पे आया था ये काउंटर अडानी पोर्ट 1170-75 के आसपास एक ब्रेकआउट यहाँ पे आया था, बट थोड़ी सी देर हो चुकी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा अगर डिप मिले 1180-85 के रेंज में, तब यहाँ पे लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्ट्रेंथ यहाँ पे नजर आ रही है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और यहाँ से 1220 और 1250 रुपए तक की अपसाइड हमें अदानी पोर्ट में देखने को मिल सकती है। 1165 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं, गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह होगी। अगर आप लोग कुछ स्पॉट करें तो प्लीज हाथ उठा दीजिएगा, हमारी पीसीआर टीम बता देगी, हम तभी आपके पास आ जाएंगे। कोई स्टॉक कोई ट्रेड बढ़िया छूटे ना, शो का बेसिक प्रॉमिस तो कमाई कराना है। अच्छा, अभी तक सबसे जो इम्पोर्टेंट है, नीलेश जी जुड़े, पालविया साहब जुड़े, इनसे इनकी पिक्स अब तक ली नहीं है। पालविया साहब, क्या लेकर आए हो आप? तो आशीष जी, बैंकिंग स्पेस पे ही फोकस है और उसमें पीएसयू बैंक में पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी यहाँ पे पसंद आ रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन थ्रू आउट द सीरीज देखने को मिली और जिस तरीके से स्टॉक अब 100 रुपीज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। मंथली चार्ट पे भी देखे तो एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। हमें लगता है ये स्टॉक में मोमेंटम फर्दर एक्सेलरेट होते हुए दिखेगा। 110 तक की अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। 110 112 तक की टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 101 रुपए 50 पैसे के आसपास। वो जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो टायर स्पेस से, और उसमें हमें लगता है बालाकृष्ण इंडस्ट्री, ये स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे आते हुए दिखा है और जिस तरीके से स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है हायर साइड पे, यहाँ पे हमें लगता है एक फॉलो अप बाइंग कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें 2800 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें करीब 2695 के आसपास। ये हो गया पालविया साहब के दो बेहतरीन आइडियाज। पालविया साहब, अभी थोड़ी देर में और तैयारी करनी है आपको, BTST STBT पे भी आने वाला हूं। PNB और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज BKT, ये दोनों रखिएगा अपने रडार पे। नीलेश जी, इस समय का प्रेफर्ड आइडिया कौन सा? बिल्कुल आशीष जी, खरीदारी पे फोकस है और फोकस में है पीएसयू बैंकिंग स्पेस। तो यहाँ पर कैनरा बैंक काउंटर अच्छा लग रहा है। लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है और ये एक वन ऑफ द आउट परफॉर्मर भी रहा है विद इन दी स्पेस। तो अभी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है। ऊपरी स्तरों पर 485 और 495 के दो टारगेट इंटैक्ट हैं। इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 467 का स्टॉप लॉस होगा, 485 से 495 के टारगेट्स होंगे। तो कैनरा बैंक, पीएसयू बैंकों में देखिए अभी भी अपॉर्चुनिटी और इस स्टॉक के थ्रू प्ले की जा सकती है। चलिए, मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने लेकर आते हैं। निफ्टी ऊपरी लेवल से जैसे जैसे हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं हल्का ठंडा हुआ है। सिर्फ 55 अंकों की यहाँ पर 55 अंकों की गिरावट आ गई है। पॉजिटिव टेरिटरी में कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, लेकिन आप निफ्टी बैंक देखिए 400 पॉइंट ऊपर था। 370 अंकों का इजाफा यहाँ कायम और मिड कैप्स का भी आउट परफॉर्मेंस जारी है। मार्केट का टेक्सचर इस समय लग कैसा रहा है, कहां पर पैसे लगाने के मौके बन रहे हैं, सब पर बातचीत करने के लिए इनोवेस्ट PMS के पार्टनर एंड हेड रिसर्च अनिरुद्ध गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, स्वागत है आपका सिमी से आवाज पर। ऑफ कोर्स एक सरप्राइज सेशन में हम कारोबार कर रहे हैं एंड थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। पता नहीं आप लोगों का वैसे प्लान था, आज एक्टिव है ऑफिस या नहीं? नहीं, आज एक्टिव है जी ऑफिस। आज एक्टिव है तो कहाँ मौके ढूंढ रहे हैं, कंसिडरिंग अब यहाँ से हम एक्चुअली पीक रिजल्ट सीजन में उतर ही चुके हैं। कुछ बैंकों के नंबर्स आए, IT कंपनियों का ओवरऑल पिक्चर हमारे सामने पेश है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को इस समय? हर्षदा जी, हमें बहुत ही क्लियर था पिछले 2 साल से कि ये गोल्ड इकोनॉमी रन है। मेरी आपकी पहले भी बात हुई है, उसमें भी मैंने ये चीज़ पे एम्फेसाइज किया था कि हमें मार्केट के ओवरऑल ब्रॉड रन्स जो हैं उनको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर हम 2008 से 2020 की जो रैली आई थी उसमें देखें तो इट वाज अ क्वालिटी रन विच इज़ मोर फोकस्ड ऑन क्वालिटी एंड लार्ज कैप। और ये हमारा जो बाजार है ये लार्ज ओल्ड इकोनॉमी न्यू इकोनॉमी में साइकिल्स में ट्रांसलेट करता रहता है। करंटली हम एक ओल्ड इकोनॉमी रन से जा रहे हैं और एक ओल्ड इकोनॉमी रन में 2 ही तरह के थीम्स चलती हैं, या तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स चलेंगे या आपकी केपेक्स थीम चलेगी।
इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स के चलने के लिए आपको ग्लोबल ग्रोथ चाहिए और ग्लोबल इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल चाहिए, जो कि इस बार दोनों ही नहीं थे। उसका एक लेग अब ठीक होने जा रहा है। और दूसरी चीज आ सकती है केपेक्स। फॉर्चुनेटली इंडिया में इस बार केपेक्स के लिए जो भी कंडीशंस चाहिए होती हैं वो सारी ही इंटैक्ट थी। आपके पास जीएसटी था जिसने गवर्नमेंट के खजाने थे वो भरे, एक गवर्नमेंट थी जिसकी गवर्नमेंट है जिसकी नियत थी इंफ्रास्ट्रक्चर पे और केपेक्स पे स्पेंड करने की। 19.5% ऑफ बजटरी एक्सपेंडिचर से जब आप एक इलेक्शन ईयर के बजट में जाते हैं तो आपकी नियत समझ आ जाती है। और वो जो प्राइम मिनिस्टर हमारे बार बार फोकस करते हैं अमृतकाल, वो एक्चुअली उस तरफ वर्क कर रहे हैं एंड दैट इज व्हाट वी कैन सी ऑन द ग्राउंड। हमें ग्राउंड पे दिख रहा है ये सब काम होते हुए। सो वी वर वेरी क्लियर कि हमें केपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर्स में ही जाना है और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी तो उन सेक्टर्स में जाना है जो ग्लोबल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करते, जैसे रियल एस्टेट और ऑटोज। और केपेक्स सेक्टर्स तो आपको पता ही है जिनमें हम 1 साल से हैं। सो दैट आर डिफेंस, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, और इनको सब फाइनेंस करने वाले हमारे पीएसयू बैंक्स। मैं इनफैक्ट बैंकों पर ही आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि हमने एचडीएफसी बैंक का हादसा देखा और वो हादसा ही था जिस तरह से स्टॉक करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। कोटक ने नंबर्स डिसेंट प्रेजेंट किए हैं, कुछ ऐसा खराब नहीं हुआ जिससे किसी तरह का एक्सीडेंट आप कॉल आउट करें। इंडसइंड बैंक नतीजे पेश कर चुका है। इसके सामने पीएसयू बैंक्स वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है, लेकिन क्या भरोसा है कि पीएसयू बैंकों में एसेट क्वालिटी स्थिर रहेगी या इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी? और इस समय जो सबसे ज्यादा कंसर्न मार्केट का है मार्जिन्स को लेकर, उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है? ओके मैम, सो हम इसको ऐसे देखते हैं कि मार्केट ऑलवेज एक रिलेटिव ग्रोथ, द टर्म इज रिलेटिव ग्रोथ या रिलेटिव चेंज को रिवॉर्ड करता है। अगर हम पिछले 10 साल में देखें, ये पिछले 10 साल क्वालिटी लेंडर्स के थे, जो कि जिनको हम रिटेल लेंडर्स भी बोलते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। और आप देखिए तो इनकी जो प्राइस टू बुक है और इनकी जो वैल्यूएशंस हैं पिछले 10 साल में वर्ल्ड में किसी बैंकिंग स्टॉक्स की इतनी वैल्यूएशन नहीं है जितनी एचडीएफसी और कोटक को मिलती थी, स्पेशली कोटक को, जो 6-6.5 प्राइस टू बुक पे ट्रेड होने लग गया था। तो अब जिसने भी पिछले 10 साल में अच्छी लेंडिंग करी है, आप है तो अल्टीमेटली लेंडर ही ना, आप रिटेल लेंडिंग कर रहे हो तो पिछले 10 साल में आपने लेंडिंग करी, आपकी क्वालिटी ऑफ लेंडिंग बढ़ी है, पर अगले 10 साल में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएंगी। ऑन द अदर हैंड जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं पिछले 10 साल में दे वर अंडर ट्रेमेंडस प्रॉब्लम। वी बिलीव दैट दे आर कंप्लीटली न्यू कंपनीज। अगर आप इनके भाव देखिए, इनके चार्ट्स देखिए, इनका बैलेंस शीट देखिए, ये तो क्या कहते हैं वो एक जो ईगल एशेस से रिकवर होता है। सो इनका तो बिल्कुल हमें यही लगता है कि दे आर टोटली न्यू कंपनीज विद न्यू लॉज। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लॉज आ चुके हैं, तो चीजें पहले से बेटर हो रही हैं और ग्राउंड पे। और जिन सेक्टर्स को ये लेंड करते हैं स्पेशली टुवर्ड्स केपेक्स एंड अदर ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर्स, अब वो सेक्टर्स भी ठीक हो गए। हाँ, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि एचडीएफसी और कोटक जितनी क्वालिटी लेंडिंग करेंगे, बट हाँ, इनकी वैल्यूएशंस आज जहां खड़ी हैं वर्सेस जो इनकी वैल्यूएशंस होनी चाहिए, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी अगले 3-4 साल 5 साल लगा के अपनी बुक्स बनाएंगे और फिर एसेट प्रॉब्लम तो आएगी, पर हमें 20 साल का इनमें होराइजन नहीं लेना है, हमें इनमें होराइजन लेना है अगले 2 से 3 साल का। स्पेसिफिक टू एचडीएफसी बैंक, क्या रीसेंट करेक्शन में आप लोगों ने खरीदा या खरीदने की इच्छा है? हम एचडीएफसी बैंक अगले 3 साल के लिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ओके, 3 साल आपको लगेंगे एक्चुअल नंबर्स में बेहतरी आने में और वो मर्ज्ड एंटिटी को स्ट्रांग बनने में? नहीं मैम, मैं ये नहीं कहता कि एचडीएफसी बैंक में कोई प्रॉब्लम है या मर्ज एंटिटी स्ट्रांग नहीं है। दे आर द क्वालिटी लेंडर्स दैट वी सी आउट देयर इन इंडिया, और ऐसा बैंक शायद इंडिया में और दूसरा बने भी ना। बट द प्रॉब्लम इज हम भी एज अ पीएमएस हम भी रिलेटिव ग्रोथ को चेस करते हैं कि अभी हमारे लिए ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन क्या है। हमें आज भी लगता है कि जो हमारी ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन है वो केपेक्स की तरफ है, और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स हैं जैसे रियल एस्टेट और ऑटोज, उधर है। केपेक्स साइकिल में लेकिन प्ले करने के लिए काफी सारे अपॉर्चुनिटीज हैं गर्ज साहब, तो टॉप प्रायोरिटी में क्या आता है? आधे कंपनीज लाइक एल&टी जहां पर वो स्केल देखने को मिलेगा जब वो बड़े ऑर्डर्स हाथ लगेंगे, या फिर एंसिलरी प्लेयर्स, सीमेंट, स्टील मैन्युफैक्चरर्स, उनमें मौके कैसे प्ले कर रहे हैं आप इस पॉकेट को? मैम, इस टाइम तो टोटल हमारा एक रूल है जिसको हम बोलते हैं कि जो मार्केट्स हैं वो फ्यूचर को डिस्काउंट करती हैं
और बायसेस हैं अगर आपके कोई एक ओवरऑल कलेक्टिव बायस बन जाती है अगर, तो उसको पनिश करती है। पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के अगेंस्ट इतनी ज्यादा बड़ी स्टॉक मार्केट में बायस बनी हुई थी कि जिसको अब मार्केट पनिश कर रही है। स्टॉक वो कंपनियों को ऐसे कंसिडर करा गया था कि दैट दे आर, आई वुड यूज द वर्ड लाइक अनटचेबल, एंड दे आर नॉट इन्वेस्टेबल्स, दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट, दे आर फॉर पब्लिक गुड। सो करंटली वी आर वेरी वेरी गंगो ऑन द PSUs एज वी हैव बीन इन द लास्ट 1 ईयर। हमें अभी भी लगता है कि कुछ कंपनीज, जैसे आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देखिए, 3.5-4 प्राइस टू अर्निंग्स पे मिल रही हैं आपको, पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि हाँ यहाँ से ये चल सकती हैं। या अगर कुछ कंपनीज हैं, जैसे वी हैव बीन होल्डिंग RVNL फ्रॉम 50 रुपीज, वी हैव बीन होल्डिंग all these companies from very November 2022 was the last time that we did a particular change in our portfolio, and we've been holding the same companies since then. So हम PSUs पे और केपेक्स पे ही मैं अगेन कहूंगा कि ज्यादा बुलिश है। हाँ, L&T, CG पावर, ये सब अच्छे बहुत अच्छे काउंटर्स हैं इन फील्ड्स में। आपने इनफैक्ट ऑटोमोबाइल भी मेंशन किया, और ऑटो स्पेस एक ऐसा पॉकेट है जहां पर ज्यादा कुछ रिटर्न्स बने ही नहीं पिछले साल में कंपेयर टू दी अदर मल्टी बैगर्स। किस पर ज्यादा आप बेट कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? टू व्हीलर्स किस पे? 4 व्हीलर्स, बोथ द इंडियन giants, Mahindra and Mahindra and Tata Motors. और मारुति का क्या होगा? Come again? मारुति में क्या होगा आगे? You're not as confident? No, ma'am, we are not as confident on Maruti because we believe that they are not able to, on ground situation ऐसी है कि they are not able to live up with the customer trend, and जो हम आज का फोकस देख रहे हैं वो महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स की तरफ जा रहा है। और हमने ऑन ग्राउंड रिसर्च में हमारी ये आया है कि प्रोडक्ट्स भी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्राइसिंग भी दोनों महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स के ही बेटर हैं वहां पर, ऑफ कोर्स, और ज्यादा बेहतर प्लेस यही दोनों कंपनियां रहेंगी अगर आप ईवी पर्सपेक्टिव से भी देखें। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर इस समय आपका स्टांस क्या रहेगा? क्योंकि ज़्यादातर नंबर्स हमने देख लिए हैं, बस टेक महिंद्रा बाकी और कुछ फिर मिड कैप कंपनियां आएंगी, लेकिन अभी भी कमेंट्री इतनी बुलिश नहीं हुई है। कुछ सिग्नल्स आए हैं कि परहैप्स टाइड टर्न होगी। अब से पैसा डालना शुरू करेंगे या फिर आप एक और क्वार्टर का इंतजार कर रहे हैं? मैम, अगेन नो इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट 2 years। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिग्नल्स हैं वो ये बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी का डाउन टर्न खत्म हो गया है। टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन व्हाट द US फेड सेज। जो US फेड कहती है उस पर बहुत डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी, एंड एज नाउ दे आर सेइंग कि हमारी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, बट ग्लोबल ग्रोथ अभी रिवाइव नहीं हुई है। जैसे ग्लोबल ग्रोथ रिवाइव होगी, टेक्नोलॉजी कंपनीज में भी एक रिवाइवल देखना जाएगा। तो हमें लगता है कि हाँ, स्टिल वेटिंग, रिलेटिव हमें चेंज और रिलेटिव ग्रोथ कुछ और सेक्टर्स में ज्यादा दिख रही है। हमारे लिए समय निकालने के लिए आपसे फिर आगे जल्द बातचीत होगी। तो बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर होते हुए। अच्छा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का जिक्र बालप्रिया साहब कर रहे थे, वहाँ पर वो 2804 का टारगेट बाय द वे हिट हो चुका है। एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं, दिखाइएगा प्लीज। हाँ, वो टारगेट छोटा था कि स्टॉक ज्यादा चल गया बालवीर साहब? 2804 छू के आया। हाँ, टारगेट अचीव्ड। तो 70 रुपीज का मूव आया, टारगेट तो ठीक ही थे इंट्राडे के हिसाब से। नहीं, बहुत बढ़िया मूव, बहुत बढ़िया आइडिया। और ये लीजिए, BKT टारगेट हिट 10 मिनट के अंदर। अब चलिए कुछ ही देर में BTST STBT आइडिया, जो जिसकी इच्छा उस पर चलेंगे, अपन बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली चला जाए, सुमित के पास वापस, और अब मंडे को आने वाले रिजल्ट्स, और साथ साथ आपने नीचे एक भारतीय एयरटेल रिलेटेड अपडेट आता हुआ देखा था। असीम हमारे साथ जुड़ते हुए, उनसे भी बातचीत करनी है। एक काम करें, पहले भारतीय एयरटेल का अपडेट पर समझ, हाँ, खबर अभी ताजा है तो असीम समझ लिया जाए। असीम, माजरा क्या है, क्यों भारतीय एयरटेल फोकस में आज? देखिए, भारतीय एयरटेल की एक सब्सिडरी कंपनी है भारतीय हेक्साकॉम। ये राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट सर्कल के अंदर सर्विसेज देती है। 2002 में जब डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था तो तब कंपनी ने सरकार से इसको खरीदा था। तब 70% की हिस्सेदारी खरीदी थी, लेकिन 30% की हिस्सेदारी अभी भी सरकार के पास है। अब सरकार इसको काफी समय से एक्सप्लोर करी थी कि इसका वैल्यूएशन करके एग्जिट किया जाए, वो हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब फाइनली उसको एग्जिट रूट सरकार को एक मिलने वाला है। कंपनी ने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी के अंदर फाइल किया। कंपनी जो सरकार की हिस्सेदारी है 30% का, उसका IPO लेकर के आ रही है। ये ऑफर्स रूट के थ्रू होगा,
तो सरकार इसमें अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच सकती है, पूरा एग्जिट कर सकती है, या थोड़ा सा कम हिस्सेदारी बेच करके एग्जिट कर सकती है। तो करीबन कंपनी का वैल्यूएशन जानकारी ये बता रही है कि 20,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा। तो ये मार्केट में सरकार कंपनी इसको अपलोड करना चाहती है और उसके बाद उसके एवज में सरकार यहाँ से एग्जिट करेगी और सारी की सारी हिस्सेदारी बाकी जो बचेगी वो मार्केट के अंदर आ जाएगी। ये कंपनी का प्लान है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इसको क्लोज कर दिया जाए। अब कंपनी ने इसके लिए आईपीओ ऑलरेडी फाइल आज कर दिया। शिल्पा जी का पिक नहीं, शिल्पा नहीं, किसी नहीं शिल्पा जी ने बात की थी मेरे ख्याल में इस पे। किसका आइडिया था? भारती 1150 का कॉल, 32 का एक बार अभी दिखाएंगे। तो हुआ था सस्ता ऑप्शन में, हमने ये फरवरी का कॉल ले रखा है भाई। वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी लीजिए भाई, डीआरएचपी फाइल करते हुए, इसीलिए भारतीय एयरटेल रडार पे पिक के तौर पे वो कॉल तो हम राइट कर ही रहे हैं, इसीलिए आप इसको रिविजिट करने की जरूरत है नहीं। सुमित के पास, असीम थैंक यू सो मच, सुमित के पास दिल्ली चला जाए। ये दिल्ली से वापस कब आ रहे हो भाई साहब? ऐसी गहरी सांस ले लो। हाँ, परसों आपको वहीं मिलेंगे हम। परसों मतलब अब इफेक्टिवली ट्यूसडे को मुलाकात होगी सुमित से मुंबई में। अच्छा, कौन कौन से स्टॉक रडार पे कौन कौन से प्रीव्यूज है हमारे पास? देखिए, प्रीव्यूज़ की अगर बात की जाए तो मेजरली सारे मिड कैप, क्योंकि कुछ पे हम कल बात कर चुके थे जब बाजार खुला हुआ था। तो पहले मैं बात करता हूँ आईटी से कोफोर्ज के नंबर्स को लेकर, जहाँ पर एक एस्टिमेट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सिक्योरिटी तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। डॉलर रेवेन्यू करीब 28 करोड़ डॉलर रहेगा, 27.8 करोड़ डॉलर के सामने। रुपी रेवेन्यू 2332 करोड़ 2276 करोड़ रुपए के सामने 2.5% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिलेगी। इस क्वार्टर में इबिट मार्जिन जो है करीब 14-14.5% के आसपास रहेगा और इबिट जो है वो 326-27 करोड़ होगा 270 करोड़ रुपए के सामने क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। मुनाफे में 181 करोड़ के सामने एक अच्छी बढ़त, करीब मुनाफे फ्रंट पर 268 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इस तिमाही में रहने का अनुमान बाजार लगा रहा है। थोड़ा सा रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो रेवेन्यू ग्रोथ है डॉलर टर्म्स में थोड़ी म्यूटेड साइड पर रहेगी, लेकिन हाँ एक फर्लोज का इम्पैक्ट इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। और कहीं अगर जो एट्रिशन का नंबर जैसे वो आज हमने देखा था मास्टेक में थोड़ा सा बढ़कर आया, अगर उसी तरह कुछ आया था तो शायद ये भी इनके लिए कंसर्न बन सकता है। लेकिन अदरवाइज एक अच्छी डील पाइपलाइन रहेगी। इंश्योरेंस और बीएफएसआई दोनों स्पेस में बेहतर नंबर्स की उम्मीद आप लगाकर चल सकते हैं। और साथ साथ आने वाले समय में जो इनकी गाइडेंस इन्होंने दी थी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की 13 से 16%, बाजार अनुमान लगा रहा है कि शायद उसको अपवर्ड साइड पर थोड़ा सा रिवाइज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। दूसरा नंबर है ओबरॉय रियल्टी का। ये सेक्टर की एक कंपनी के नंबर्स के साथ ही रियल स्टेट के नंबर्स का फिर आगाज हो जाएगा और अब रियल स्टेट के जो Q3 के अपडेट थे वो बहुत साउंड थे, तो उसके सामने नंबर आने वाले हैं। करीब 1450 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज, 800 करोड़ का एबिटा, रफली 57% के आसपास के फ्लैट मार्जिन, ये 55% है, 57 नहीं 55% के मार्जिन है। और उसके अलावा जो मुनाफा है वो 540 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा 720 करोड़ रुपए के सामने, तो स्लाइटली नीचे की तरफ ये नंबर एक आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। रफली 1250 करोड़ रुपए के आसपास के रियल एस्टेट बिजनेस की तरफ से ग्रोथ आएगी। प्री सेल्स 1000 करोड़ रुपए के आसपास, और जो नए लॉन्चेस कंपनी ने किए हैं कोलशेट रोड को लेकर, आने वाले समय में जो ओबरॉय मॉल को लेकर कंट्रीब्यूशन है, ये कुछ चीज़ें को बाजार क्लियरली वॉच करेगा। लेकिन थोड़े वीक साइड के नंबर वाई में एस्टिमेट लगा रहे हैं, क्यों ऑन क्यों थोड़ा पिकअप का अनुमान है। और क्रूशल पार्ट है इनकी कमेंट्री, क्या देते हैं ये अभी के सिनेरियो को लेकर, फेस्टिव डिमांड को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। कि भाई ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हो गए, कोफोर्ज, कोलगेट और ओबरॉय रियल्टी। और ओबरॉय रियल्टी के साथ रियल एस्टेट एज अ स्पेस के रिजल्ट्स का आगाज हो जाएगा। और आपने देखा है 2023 में ना सिर्फ सरकारी कंपनीज पर रियल एस्टेट ने भी बड़ा पॉजिटिवली सरप्राइज करा है। सावंत साहब, ओबरॉय रियल्टी कैसा लग रहा है नंबर्स से पहले? तो यहाँ पे आशीष जी एक चीज तो नजर आ रही है, वो ये है कि इसने 2 से 3 बार कंटिन्यूअस 20 दिनों के एवरेज पे सपोर्ट किया है। बट मेरी सलाह ये होगी कि प्रीएम ना करें, रिजल्ट के बाद ही पोजीशन बनाए। पोजीशन कहाँ बनानी होगी, तो एक बार ये स्टॉक फिर से 1540 के ऊपर निकल जाए। अभी फिर से 1500-1510 में आया, इसमें स्ट्रेंथ आएगी जब ये 1535-40 का जोन क्रॉस कर देगा, करीबन करंट लेवल से 2%। एक बार वो क्रॉस हो जाए तब आप फिर से पोजीशन बना सकते हो। अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए 1485, 1485 ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। की बात हुई, मैं BTST STBT पे जा रहा हूं, उससे पहले ICICI बैंक मार्क करना जरूरी है मेरे ख्याल से। अब तो आए ही नहीं तो बाजार, क्योंकि 4 बजे ही कॉन्फ्रेंस कॉल लाइंड अप थी, बाजार बंद होते से ही वो नंबर आ जाएंगे।
इंपॉर्टेंट नंबर्स, उससे पहले पालविया साहब, आईसीआईसीआई बैंक कैसा प्लेस्ड? टेक्निकली तो आशीष जी यहाँ पे देख के लगता है कि यहाँ पे एक अप मूव बनते हुए दिख सकता है, बट अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर किस तरीके से आते हैं। हमने ऑलरेडी एक बार एचडीएफसी बैंक के नंबर में देखा है कि किस तरीके से रिएक्शन दिया है। तो ट्रेड लेना है तो ऑप्शन के थ्रू ही लें यहाँ पे, क्योंकि रिस्क कम रहेगी। ऑप्शन के थ्रू आप ट्रेड लेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक में एट द मनी का 1000 की स्ट्राइक का ही कॉल ऑप्शन ले, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और हमें लगता है कि अगर पॉजिटिव नंबर आते हैं तो स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए 1040 की तरफ। 1000 का कॉल 23 रुपए में मिलता है, यहाँ पे 10 रुपए का स्टॉप लॉस, अपसाइड के टारगेट 45 और 50। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 1000 का कॉल के जरिए ट्रेड सुझाया जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक का। चलिए अब एसटीबीटी या बीटीएसटी, क्योंकि 321 हो रहा है तो अपॉर्चुनिटी का है। अच्छा, बाय द वे थोड़ा सा नीचे आया है निफ्टी, करीब 50 अंकों की गिरावट पर ही ट्रेड इस समय बन रहा है। नीलेश जी बताइए, तेजी या मंदी, क्या ट्रेड लेंगे? तेजी का ही ट्रेड है। कोलपाल काउंटर है जहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल्स इनफैक्ट आज के सेशन में ही वो हिट होते हुए नजर आ रहे हैं और ऊपरी स्तर पर 2570 और 2600 के दो टारगेट कोलपाल में देखने को मिल सकते हैं। करंटली 2531 के आसपास ट्रेड हो रहा है एंड 2505 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 2570 और 2600 रुपए तक की अपसाइड कोलपाल में देखने को मिल सकती है। पामोलिव नंबर से पहले पसंद आ रहा है भाई, इसमें बीटीएसटी किया जा सकता है। शिल्पा जी, रडार पे कौन सा स्टॉक क्या ले जाओगे आप? गुजरात गैस आशीष जी, यहाँ पे गुजरात गैस ये जो 550 जोन्स है 548 550 इसका एक अच्छा सपोर्ट है। इसके ऊपर जब तक ट्रेड करता है मुझे लगता है 580 से 600 के लेवल्स आपको नेक्स्ट आते हुए मिलेंगे, तो 548 के स्टॉप लॉस से गुजरात गैस इज अ बाय। स्टॉप लॉस, तेजी का ट्रेड, 600 के बियॉन्ड जाने की पूरी तैयारी। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी मैम, मैं कोल इंडिया लेके जाऊंगा। कोल इंडिया में एक हम स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे हैं बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। एक इसमें पुल बैक आया था, वहां से हम वापस स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस से वापस ऊपर जा रहा है। 398 का प्राइस है, लगभग टारगेट्स रहेंगे 408 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेगा 393 का। इंडिया खरीदारी करके चलिए भाई, ये अमित सेठ साहब का प्रेफर्ड पिक। सावंत साहब, आप क्या ले जाओगे? आशीष जी, एयू बैंक में एक जो वीकनेस आया उसके बाद एक मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग बेस से बाउंस आया है और हम करीबन 745-50 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। 735 735 स्टॉप लॉस रखेंगे और यहां से टारगेट रखेंगे 770 770 का। स्मॉल फाइनेंस बैंक, सब खरीदारी करने के कॉल्स हैं, एक बचा हुआ है पालविया साहब का, उसके बाद क्विकली रैप अप भी कर दूंगा। पालविया साहब, क्या है बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी आपका? नहीं आशीष जी, बीटीएसटी है और हमें लगता है कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा फ्यूचर्स बाय किए जा सकते हैं। बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है पीएसयू बैंक का एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पे अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 242 245 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 228 के आसपास। सारे बीटीएसटी आइडियाज, नीलेश ने कोलगेट पामोलिव, शिल्पा जी ने गुजरात गैस, सेठ साहब ने कोल इंडिया, सावंत साहब ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और पालविया साहब ने बैंक ऑफ बड़ौदा, जो दरअसल 4 का चौका में हमारा चार्ट का चमत्कार भी था, तो और फर्दर उस पे सील ऑफ अप्रूवल लगता हुआ। कुछ और ट्रेड्स आशीष, इनफैक्ट मैं देख रही थी कि बैन में क्या जाएगा। ध्यान रहे, हम अगली जब मुलाकात करेंगे बाजार के एक्शन को लेकर वो मंगलवार को रहेगी और उस दिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी वाला दिन है। बहरहाल इस बीच बंधन बैंक की पोजीशंस मार्केट वाइड करीब 96% पर आ गई हैं, तो वो शायद बैन में जा सकता है। सन टीवी की भी पोजीशंस 96% पर आ चुकी है। IRCTC और साथ ही साथ GNFC, मेरे ख्याल में GNFC की आज सुबह में चर्चा भी हो रही थी और वहाँ पर तगड़ी पोजीशन है। प्रशांत सावंत ने इस पर एक बाय कॉल भी दिया आते से ही, लेकिन ये तैयारी कर रहा है दरअसल अब बैन में जाने की। इस तरह का डेटा पॉइंट आ चुका है, लेकिन अगर कोई एंट्री होगी तो कुछ एग्जिट्स भी होंगे और उस लिहाज से हिंदुस्तान कॉपर में कूल ऑफ देखने को मिला है। IEX और ABFRL में भी कुछ कूल ऑफ देखने को मिला है। अच्छा, पंकज, प्रशांत जी ने अपना लैपटॉप बंद कर किया और वो चले गए अपना सैटरडे का कार्यक्रम निपटाने के लिए। नीलेश, फ्राइडे को पेंडिंग रह गया था ना एक्चुअली कईयों का पेंडिंग रह गया था। पालविया जी, अज्यूमिंग ये GNFC बैन में आ रहा है और जिस तरह की पोजीशंस हैं, अब कुछ प्रॉफिट बुक करके जाएं क्या? इसमें क्या करना है?
तो हर्षिता जी देखिए जीएनएफसी में अगर देखें तो प्रॉफिट एक बार बुक किया जा सकता है क्योंकि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखा स्टॉक एक हायर साइड पे 760 775 के आसपास अटकता हुआ दिखा है। तो हमें लगता है जिनके पास पोजीशन है एक बार बुक करें क्योंकि जनरली सीरीज के आखिरी पड़ाव में अगर ये बैंड में आता है तो प्रेशर टुवर्ड्स एक्सपायरी बढ़ता हुआ दिख सकता है स्टॉक में, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। देखिए जो प्रेशर वाले स्टॉक्स हैं उनकी जरा आप चर्चा कर लीजिए। एलटीआई माइंडट्री वो नंबर्स के बाद तगड़ा नॉक छेदा। दरअसल इशू था वैल्यूएशंस वैसे ही ऑलरेडी स्ट्रेच थे, रूम फॉर डिसअपॉइंटमेंट एरर था नहीं, और नंबर्स और कमेंट्री दोनों गड़बड़ा गई थी। पर आप जाते जाते एलटीआई माइंडट्री थोड़ा सा दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है। शिल्पा जी, आई एम श्योर पूरे हफ्ते आप लोग के रडार पर रहा होगा, क्या लग रहा है जो होना था अब गिरावट थम गई है या इट्स टू अर्ली टू टेक दैट कॉल? नो आशीष जी, मुझे लगता है एकदम एक अच्छे लेवल पे है। 5500 का तो सपोर्ट है ही। यहाँ पे मुझे लगता है आपको ऑन डिक्लाइन। आई एम नॉट सेइंग कि आप एकदम गंगो हो कि अभी यहाँ से पूरा बाई कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, आपको मौका भी मिले टुवर्ड्स द सपोर्ट जोन्स ऑफ 5500 तो भी बाई कीजिए। यहाँ पे अगेन इट शुड मूव टुवर्ड 6000। यहाँ पे सपोर्ट अच्छा है, स्टॉक ने भी यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है इसके लेवल्स को। स्टॉक्स एक तो एचडीएफसी बैंक जो लगातार सपोर्ट दे रहा है और दूसरा कोटक। कोटक थोड़ा सा फंसा अच्छे नंबर्स के बावजूद या फिर डिसेंट परफॉर्मेंस के बावजूद। अमित, दोनों में से कोई ट्रेड जो आप प्रेफर करेंगे मंगलवार को कैरी करना? अच्छा, भाग रहे हैं, घड़ी बंद होने वाली, सब निकल रहे हैं। अमित सेठ साहब भी निकल लिए, पालिया साहब को विंडो से, इन तीनों को विंडो से हटाना ही मत, कोई उठ ही ना पाए। नीलेश आप बताइए बेहतर क्या होगा, कोटक या एचडीएफसी? देखिए दोनों ही स्टॉक चार्ट पे एक रिवर्सल दिखा रहे हैं, और अगर दोनों में से एक चूज करना है तो मैं कहूंगा वो होगा कोटक महिंद्रा बैंक। एक अटेम्प्ट हो रहा है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करने का ऊपरी स्तर पर, और 50 डीए में भी एग्जैक्टली उसी लेवल पर प्लेस है जो है 1815 के आसपास। तो यहाँ पर आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में काउंटर 1850 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है 1775 के स्टॉप लॉस से 1860 1880 रुपीज तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये फिलहाल आपके लिए कोटक पर एक व्यू 1809 के आसपास आ रहा है। इनफैक्ट 1820 तक गया था आज इंट्राडे में और उसके बाद थोड़ा सा फंसा और फिर फिसला। चलिए आप लोगों से मैं इजाजत अभी ले लेती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले आप भी एकदम लॉग ऑफ कर जाएं। पालविया जी, शिल्पा जी एंड नीलेश जी आखिर तक बने रहने के लिए, एंड हैव अ गुड वीकेंड। मंगलवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। चलिए मार्केट क्लोज की तरफ बढ़ते हैं। निफ्टी बैंक आज का स्टार परफॉर्मर है 400 पॉइंट की बढ़त के साथ। याद रखिएगा आज बैंक एक्स की एक्सपायरी हुई और साथ ही साथ मिड कैप इंडेक्स की भी जो सोमवार को होती है वो एडवांस हुई थी। आईटी ने साथ नहीं दिया वरना तेजी थी इस मार्केट में। निफ्टी बैंक पूरे फॉर्म में 400 अंकों की बढ़त देखने को मिली। निफ्टी आप गौर करेंगे तो अच्छी तेजी सुबह में नजर आई, 21,650 के करीब हम गए, लेकिन आखिर में जाकर थोड़ा थोड़ा मुनाफा वसूली का दबाव आया। 40 अंकों के नुकसान पर ये इंडेक्स जाकर टिक रहा है। मिड कैप्स पूरे तरह से फॉर्म में थे, 250 पॉइंट का इजाफा। सेक्टोरली पीएसयूज ने आउट परफॉर्म किया है। आज यहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिली है, सबसे ज्यादा गेन्स पीएसयू इंडेक्स में ही नजर आए। तो अगर आप देखिए सीपीएससी इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर, निफ्टी के पीएसयू बैंक्स वाला इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, वहां पर भी तेजी देखने को मिली। पीएससी इंडेक्स निफ्टी वाला भी तेजी में था। तो पीएसयू और सिर्फ पीएसयू पर नजरें गई थी। कोल इंडिया लीजिए, वो एक आउट परफॉर्मर है आज पूरे दिन। एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। एनएचपीसी हमने देखा जोरदार तेजी में था। आईआरएफसी हो, आरवीएनएल हो, रेलटेल हो, नाम लीजिए, और वो रेलवे कंपनी दरअसल आज आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही पीएसयू बैंकों में जोश देखा गया। यूनियन बैंक के हमने नतीजे देखे, उसके बाद स्टॉक रफ्तार दिखा रहा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थोड़ा सा स्ट्रेंथ जरूर था। आपका आईडीबीआई बैंक के नतीजों के बाद कुछ तेजी बनती दिखाई दी। और एक सिरे से फिर हमने बात की थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की या फिर कैनरा बैंक की, ये भी कुछ स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी खासी चमक, अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। कोटक महिंद्रा बैंक स्टेडी रहा है नंबर्स के बाद। साथ ही अब आईसीआईसीआई बैंक जाते जाते हम देख रहे थे करीब 1% के गेन्स पर जाकर टिका है, वहां पर नंबर्स का इंतजार रहेगा। 2 स्टॉक्स जो चले नहीं आज, एक एचयूएल जिसमें गारंटी थी कि चलेगा नहीं क्योंकि नंबर्स खराब थे और वहां पर हमने देखा आज डाउनसाइड जरूर बनता दिखाई दिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्लियरली प्रेशर रहा है, 3.5% करेक्ट हुआ। और
रिलायंस इंडस्ट्रीज साइडलाइंस पर ही था, जहां पर इनके कंज्यूमर बिजनेस ने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखाया है, आधे % का इजाफा। हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे ऑन द बेल। वैसे निफ्टी टिक रहा है हल्के से नेगेटिव साइड पर, लेकिन 400 अंकों का इजाफा आपके निफ्टी बैंक में। मार्केट ब्रेथ आज थोड़ी सी पॉजिटिव जरूर थी, लेकिन इस समय स्क्रीन देखेंगे तो गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा नजर आएगी। टीसीएस नहीं चला, एमएनएम, इंडसइंड बैंक, एचसीएल टेक, विप्रो जैसे काउंटर्स में मुनाफा वसूली रही है। टाइटन, मारुति, आईटीसी भी बैकफुट पर थे। तेजी में क्या रहा? कोल इंडिया करीब 4% के गेंस पर। अदानी ग्रुप कंपनियों में दोनों पोर्ट और एंटरप्राइजेस में गेंस। 3 दिग्गज बैंक एचडीएफसी, आईसीआईसी और कोटक में तेजी और एसबीआई का भी साथ रहा है आज। ये है आज की क्लोजिंग। वहां पर एक्सिस में भी हल्की सी बढ़त देखी गई है। तो कुल मिलाकर ये सैटरडे वाला सत्र पूरा दिन हमने कारोबार किया। वॉल्यूम का आंकड़ा और कितना पार्टिसिपेशन आएगा उस पर मंगलवार को बात करेंगे, लेकिन सफल रहा है क्योंकि अच्छा खासा एक्शन निफ्टी बैंक में बना। सीधा सौदा के लिए जो यतिन और आशीष के बीच का मुकाबला था, उसमें किस तरह के रिटर्न्स बने, वो भी अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। तो सुबह सवेरे इन्होंने भी काफी मेहनत की, स्टॉक्स निकाले। जेएसपीएल, प्रकाश इंडस्ट्रीज, रिको और पेट्रोनेट सब में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और अगर आप आशीष का परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने सारे मंदी वाले ट्रेड्स पकड़े थे। प्रताप स्नैक्स, फोर्टिस, आरबीएल और अंबर एंटरप्राइजेस। तो आइदर वेज परफॉर्मेंस अच्छा। चलिए, ये हो गया आज का इंटरेस्टिंग जो सैटरडे सेशन था उसका कल्मिनेशन। लग रहा है क्या सैटरडे? नहीं लग रहा एक्चुअली, अब फ्राइडे से फीलिंग भी नहीं आ रही। खैर, अब हम 2 दिनों की छुट्टी एंजॉय करेंगे और मार्केट्स रिज्यूम होंगे ट्यूसडे को। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस दौरान सीएनबीसी आवाज पे लाइव प्रोग्रामिंग कंटिन्यू करेंगे। इवन मंडे को प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम सुबह 7 बजे से लाइव होंगे चैनल पे। ब्यूटीफुल कवरेज होगा। लेकिन इसी नोट पर, इस फेस्टिवल नोट पर आप सबसे विदा लेने का समय। मंगलवार को मुलाकात होगी और जाते जाते मैं लेके आया था 2 वीडियोस, लेकिन एक लक्ष्मण ने इतने बढ़िया गाना सुना दिए तो एक वीडियो मैंने रोक दिया। पर एक इंटरेस्टिंग था, स्कूल की बच्चियों का एक वीडियो के साथ छोड़ जाता हूँ आपको। एंजॉय करिए उस वीडियो को। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।